ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज। पीटी 365 ऑफ इकोनॉमी। पहला चैप्टर देखिए, उसमें ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन है। पहला इसमें टॉपिक इनफैक्ट जीडीपी और जीवीए का जो गैप है उसके बारे में बात हो रही है, बिकॉज अभी करंटली हम लोग विटनेस कर रहे हैं राइजिंग गैप बिटवीन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द ग्रॉस एडेड वैल्यू जीवीए। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो इंडिया में इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए पहले थोड़ा देख लेते हैं जीडीपी और जीवीए होता क्या है। तो बेसिक है, आई होप पढ़ा ही होगा आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में, तो थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं फटाफट। जीडीपी क्या होता है? ये बेसिकली जितने भी फाइनल गुड्स होते हैं, सर्विसेज होती है एक कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूस हुई हुई है, उसका एक विद इन द गिवन टेरिटरी या जो भी टेरिटोरियल बाउंड्री है कंट्री की, उसके अंदर जो इतना भी ये प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स और सर्विसेज, उसका जो फाइनल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। ऑलराइट, अब जीडीपी को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा। आउटपुट मेथड होता है, इनकम होता है, एक्सपेंडिचर अप्रोच होता है। फिर जीडीपी से हमें पता लगता है ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ कैसी चल रही है, और इसी के बेसिस पे हम कंट्रीज को कंपेयर कर पाते हैं। और आपको पता ही होगा, अब जो है हम जीडीपी मार्केट प्राइस के ऊपर निकालते हैं, और ये 2017 के आसपास इस स्टैंडर्ड को चेंज किया गया था, और बेस ईयर 2011 से 12 का रखा गया। राइट, ये था जीडीपी। अब बात करते हैं जीवीए क्या होता है। जीवीए जो है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो भी कि एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, बट आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स एंड द रॉ मटेरियल। ये होता है जीवीए। अगर हम जीडीपी और जीवीए के बीच में रिलेशन देखें, तो जीडीपी, ये यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट माइनस नेट सब्सिडी ऑन द प्रोडक्ट। तो टैक्सेस को जोड़ते हो और सब्सिडी को माइनस करते हो जीवीए में से, तब जाके आपको जीडीपी मिलती है। राइट, नेक्स्ट, ये जो जीवीए है ये पर्टिकुलर सेक्टर के पर्सपेक्टिव से हमें इंफॉर्मेशन देती है। जैसे जीडीपी हमें पूरी इकोनॉमी की पिक्चर देती है, तो जीवीए हमें एक सेक्टर की परफॉर्मेंस देता है कि एक सेक्टर कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है। फिर जीडीपी और जीवीए में अगर डिफरेंस देखें, तो जो जीडीपी है, क्योंकि अभी हम मार्केट प्राइस के ऊपर निकाल रहे हैं, तो ये हमें कंज्यूमर साइड की जो पिक्चर है वो दिखाती है कि कंज्यूमर को कैसे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, किस रेट पे मिल रहे हैं। बट जब हम जीवीए की बात करते हैं, तो ये हमें प्रोडक्शन साइड की इमेज दिखाती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट, जीवीए के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करें, तो अभी जीवीए जो है हम लोग बेसिक प्राइस के ऊपर निकाल रहे हैं, यानी जो टैक्सेस है उसको हटाकर जो निकालते हैं उसको हम बेस प्राइस बोलते हैं। और इसका भी जो बेस ईयर हम लोगों ने रखा 2011-12 जो है वो रखा हुआ है, जो कि हम लोग जीडीपी में भी सेम डेटा यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो चेंज हम लोगों ने किया जीवीए के अंदर और जीडीपी के अंदर, ये एक्चुअली हम लोगों ने चेंज किया था ताकि हम कंफर्म कर सकें, या हम अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको अलाइन कर सकें विद द यूएन सिस्टम। तो ये यूएन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स है 2008 का, उससे अलाइन करने के लिए हम लोगों ने ये चेंजेस किए हैं। राइट, नेक्स्ट, ये जो डाटा है जीवीए का, ये क्वार्टरली और एनुअल बेसिस के ऊपर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो निकालता है, और ये 8 ब्रॉड सेक्टर्स का निकलता है। तो यहाँ पे वो 8 ब्रॉड सेक्टर्स हैं: माइनिंग, क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एक्सेट्रा। देन जो सर्विसेज हैं, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। फिर है फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज। फिर कंस्ट्रक्शन है। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस एंड अदर सर्विस। एंड लास्टली एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, फिशिंग है। तो ये टोटल मिला के 8 सेक्टर्स है, जिसके अंदर हम जीवे जो है डाटा क्वार्टरली और एनुअली बेसिस पे निकालते हैं। तो याद रखना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो ये डाटा निकालता है। आगे चलते हैं। अब ये रीज़न क्या है, जीडीपी और जीवीए का ये जो गैप बढ़ रहा है उसका रीज़न क्या है? तो पहला रीज़न तो ये है कि जो जीडीपी है ये कैलकुलेट की जाती है मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस में टैक्सेस वगैरह भी इंक्लूड हो जाते हैं, सो ऑटोमेटिकली डिफरेंस तो आना ही था। और जीवीए जो है वो बेसिक प्राइस पे रहता है, यानी टैक्सेस माइनस करके रहता है, तो इसलिए डिफरेंस तो रहता ही है। नेक्स्ट, और रीज़न क्या रहता है कि अगर जीडीपी ग्रोथ जो है वो लैग कर सकती है जीवीए ग्रोथ के बिहाइंड, अगर सब्सिडीज हायर है। तो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, इसमें हम लोगों ने टैक्सेस को ऐड किया है जीवीए के अंदर और सब्सिडीज को माइनस किया है। अगर कभी ऐसा हो रहा हो कि सब्सिडीज ज़्यादा हो रही हो और टैक्स जो है वो कम कलेक्ट हो रहा हो, तो उस केस में हम देखते हैं कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो लैग कर सकती है जीवीए ग्रोथ के, यानी पीछे रह जाएगी। सिमिलरली, अगर टैक्स कलेक्शन अच्छा है और सब्सिडी लो है, तो जीडीपी ग्रोथ इज हायर देन जीवीए। अभी ये जो गैप आ रहा है, ये इसमें हम देख रहे हैं कि जीडीपी थोड़ा सा हायर रह रहा है, तो इसलिए ये गैप, ये भी एक रीज़न है कि हमारे शायद टैक्स कलेक्शन बेटर हो रहा है
और सब्सिडीज थोड़ी कम हो रही है, ठीक है। सो ये कुछ रीजंस हैं जीडीपी जीवीए गैप के। जीडीपी और जीवीए के बारे में और थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। तो जीडीपी जो है हमें ओवरऑल हेल्थ बताते हैं इकोनॉमी का, कि कोई इकोनॉमी ग्रो कर रही है या वो रिसेशन फेस कर रही है या फिर स्टेग्नेशन फेस कर रही है। तो ये इस टाइप की कंडीशन जो है वो जीडीपी डेटा से ही पता लग सकते हैं। नेक्स्ट, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। अगर जीडीपी अच्छा है तो इसका मतलब लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी अच्छी है, उनका कंजम्पशन लेवल भी अच्छा है। क्रॉस कंट्री एनालिसिस करने में हेल्प करता है जीडीपी डाटा, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट, जीवीए की अगर हम बात करें तो इससे एक रियल पिक्चर मिलता है, एक स्टेट ऑफ इकोनॉमी का, मतलब पर्टिकुलर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है उसका हमें इससे आइडिया लगता है कि एक स्पेसिफिक सेक्टर को कितना इंसेंटिव या स्टिमुलस देने की ज़रूरत है। तो ये गवर्नमेंट के लिए, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ये जीवीए। एंड लास्टली, एक पर्टिकुलर सेक्टर की क्या प्रोडक्टिविटी है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और उसके बेसिस पे जो इन्वेस्टर्स है उनको भी एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग का चॉइस मिलता है, कि उनको पता लगता है कि कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो वो लोग उस सेक्टर के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ये था जीडीपी और जीवी के अंदर थोड़ा सा और एडिशनल पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन। आगे रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। सो ये है ग्रीन जीडीपी। सो अभी आरबीआई ने एक पेपर निकाला है जिसके अंदर बोला है कि इंडिया का जो ग्रीन जीडीपी है इट इज़ ग्रोइंग फास्टर देन द ट्रेडिशनल जीडीपी। और ये ट्रेंड जो है ये एक्चुअली अपोजिट ट्रेंड हुआ है जो पिछले लास्ट 3 डिकेड से चल रहा था। सो यानी पिछले लास्ट 3 डिकेड से जो ट्रेडिशनल जीडीपी थी वो तेज़ी से बढ़ रही थी, बट जो ग्रीन जीडीपी थी वो नहीं बढ़ रही थी। अब ये ग्रीन जीडीपी होता क्या है? सो ग्रीन जीडीपी इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट या एक जीडीपी कैलकुलेशन करने का तरीका है जिसके अंदर हम एस्टिमेट करते हैं कि एनवायरनमेंट का कितना डिग्रेडेशन हो रहा है, कितने नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, या कितने नेचुरल रिसोर्सेज की सेविंग हो रही है, ठीक है। तो ओवरऑल इन्वायरमेंट को हम लोग अकाउंट करते हैं इन द नेशनल इनकम अकाउंट्स। तो ये इसको हम ग्रीन जीडीपी कहते हैं कि आप अकाउंट कर रहे हो एनवायरमेंट को भी जीडीपी कैलकुलेशन में। सो ये सिस्टम पहली बार यूएन ने प्रपोज किया था 1993 में, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया के अंदर जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है, इन्होंने इनिशिएट किया है एक प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन ऑफ दिस एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। अब ये एनवायरमेंटल अकाउंटिंग जो है ये एक प्रोजेक्ट के अंडर कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। सो ये जो NCAVES है, एनकेव्स, ये प्रोजेक्ट जो है एक्चुअली यूएन और ईयू ने मिलकर लॉन्च किया था इन द ईयर 2017, राइट। और 2017 में ये लॉन्च किया गया था ताकि हम जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें जो नॉलेज एनहेंसमेंट है वो कर सके, ताकि इकोसिस्टम भी उस अकाउंट्स के अंदर जुड़ जाए हमारे, ठीक है। तो जो भी नेशनल इनकम हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं या जो ग्रीन जीडीपी निकाल रहे हैं उन सब में हेल्प होगी इस तरीके से। नेक्स्ट, एक रिलेटेड न्यूज़ इसी से है कि हमारा जो उत्तराखंड का जो स्टेट है दैट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया टू मेजर ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट। तो ये चीज़ याद रखना, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट जो है सबसे पहली बार उत्तराखंड के अंदर आया था। और अभी आई डोंट थिंक अभी कोई स्टेट शायद अभी फॉलो भी नहीं कर रहा है, बट पहली बार उत्तराखंड में आया था, तो ये पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं, कुजनेट कर्व। ये कुजनेट कर्व पता होना चाहिए क्या होता है। तो ये कुजनेट कर्व जो है बेसिकली एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और जीडीपी ग्रोथ के बीच में एक ग्राफ जो है ये प्लॉट होता है। सो इसमें ये पता लगता है कि जैसे जैसे कोई लो इनकम कंट्री है या जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, जब वो डेवलपमेंट के पाथ पे चलती है तो शुरू में उसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है। लेकिन एक पॉइंट आता है जब उसकी जीडीपी थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्म करने लग जाती है, तब एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब पॉइंट ऑफ चेंज, जहाँ से पहले जैसे अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री थी तो अब डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री आ जाती है। तो ये पॉइंट ऑफ चेंज आता है एक पॉइंट पे, और फिर हम देखते हैं जैसे जैसे जीडीपी ग्रोथ जो है वो बढ़ती है, हम देखते हैं कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो कम हो रहा होता है। सो ये होता है कुजनेट कर्व, इसके बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। ऑलराइट, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूँ। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कीलिंग कर्व पढ़ा था। सो कोई बता सकता है कीलिंग कर्व किस लिए था? किसी को? कार्बन करेक्ट, वेरी करेक्ट। सो ये CO2 का जो कंसेंट्रेशन है ना उसको मॉनिटर कर रहा था, ठीक है। और हवाई के अंदर हमने देखा था एक लेबोरेटरी थी जो कॉन्टिन्यूसली ये कीलिंग कर्व के अंदर इस CO2 का जो कंसेंट्रेशन है उसको मेजर करी थी, ठीक है। सो मतलब नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस टॉपिक, बट एक जनरल कर्व है जो पता होना चाहिए इसलिए पूछा।
सो एनीवेज आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज़ द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR। निकालता कौन है ये रिपोर्ट, तो ये पता होना चाहिए, UNDP इस रिपोर्ट को निकालता है। और इस बार जो 21-22 का ये जो रिपोर्ट रहा है, इसका थीम है अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइफ्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। ये HDR का ये जो थीम था इस साल का, वो था इस रिपोर्ट का। अब ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें आई डोंट थिंक डिस्कस करने की ज़रूरत है, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से काम आने वाली चीज़ें। बट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्ट जो है पहली बार 1990 के अंदर शुरू हुआ था। इसमें 3 की डायमेंशन जो है उनको कवर किया जाता है ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, विच इज़ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। तो इसमें हम क्या देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेस टू नॉलेज, तो इसमें हम क्या देखते हैं, एक्सपेक्टेड और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग हम लोग चेक करते हैं, एक पर्सन जो है वो कितने साल स्कूल में पढ़ा हुआ है और कितना होना चाहिए था वो। और लास्टली डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो उसमें कंट्री का जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल जो इनकम है, वो चेक करते हैं और उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट निकलता है। अब ये रिपोर्ट का फाइंडिंग्स क्या था, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया ने इस रिपोर्ट के अंदर डिक्लाइन किया है। और ये कॉन्जिक्यूटिव 2 ईयर्स से इंडिया जो है इस रैंकिंग के अंदर डिक्लाइन कर रहा है। तो 2020 के अंदर भी डिक्लाइन किया था और अभी 2021 में भी इसने डिक्लाइन देखा है इंडिया ने। सो इनफैक्ट इससे पहले जो साल थे, फॉर द लास्ट 5 ईयर्स बिफोर दिस 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स, वी वर प्रोग्रेसिंग, यानी हम पिछले 5 सालों में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बट ये जो पिछले 2 लगातार साल गए हैं ना, उनके अंदर खराब परफॉर्म किया है, तो ये पता होना चाहिए। और इंडिया का जो रैंक है इसके अंदर कितना रहा है, तो वो 132 रहा है आउट ऑफ 190 कंट्री, 191। सो अब तक जो हम लोगों ने आई थिंक इससे पहले पॉलिटी देखा, उससे पहले एनवायरनमेंट देखा, तो सभी इंडिकेटर्स में हम लोग देख रहे हैं इंडिया की रैंकिंग जो है खिसका है, मतलब नीचे की तरफ खिसका है, मतलब खराब हुआ है रैंकिंग। सो यहाँ पे भी वही सेम ट्रेंड चल रहा है। तो एक थोड़ा सा आप ऐसे भी ना एनालिसिस या एक वो होता है ना इंटेलिजेंट गेस लगा सकते हो कि इंडिया का रैंकिंग पिछले 2-3 सालों में खराब ही हुआ है, और ज़्यादातर जो इंडेक्सेस हम लोगों ने देखे हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि सभी में ऐसा हुआ है, कुछ में इम्प्रूव भी हुआ है, बट इन जनरल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा में डिक्रीज हुआ है या फिर रैंकिंग थोड़ी खराब हुई। तो आप एक इंटेलिजेंट गेस ऐसे ले सकते हो पेपर में। नेक्स्ट, अब इसके अंदर ये जो रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसके अंदर कुछ इंडिकेटर्स हैं, वो देख लेते हैं। सो पहला है इसके अंदर इन इक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये बेसिकली देखता है कि क्या एवरेज अचीवमेंट है किसी कंट्री की इन टर्म्स ऑफ लॉन्जेटिविटी। लॉन्जेटिविटी मतलब कि एवरेज एज जो है या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, इनकम स्टैंडर्ड कितने हैं, एजुकेशन कितना है, वो सब पैरामीटर्स को देखता है ये इन इक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, तो एस्टिमेट करता है ह्यूमन डेवलपमेंट वैल्यूज फॉर मेन एंड वुमेन सेपरेटली, ठीक है, तो ये जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है। और फिर है एक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये बेसिकली चेक करता है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो कैसे एक इशू क्रिएट कर रही है वुमेन के डेवलपमेंट में। सो इसमें 3 पैरामीटर्स हैं, 3 डिमेंशंस है, विच इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट। सो याद रखना, ऐसा ही एक सिमिलर इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी निकालता है, तो कंफ्यूज मत होना, ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है जिसकी हम बात करें। आगे चलते हैं, फिर है इसका जो फ्लैगशिप जो रिपोर्ट हम लोग बोल सकते हैं या इंडेक्स बोलते हैं, वो है मल्टी डिमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। सो ये कैप्चर करता है मल्टी डिमेंशनल पावर्टी। आगे इसमें देखेंगे क्या क्या स्टैंडर्ड है, तो उसको हम आगे और जो पैरामीटर्स है उनको इलेबोरेटली देखेंगे। अभी बस याद रखना मल्टी डिमेंशनल पावर्टी इंडेक्स इसमें एक चीज़ है। नेक्स्ट, अब ये रीज़न क्या है क्यों HDI जो इंडेक्स है डिक्लाइन हो रहा है। इनफैक्ट इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का जो HDI इंडेक्स है वो डिक्लाइन हुआ है। उसके रीजंस बहुत सारे थे, कोविड-19 पैंडमिक रहा, रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस हो गया, क्लाइमेट क्राइसिस हो गया, ये सब जो है फैक्टर्स मिलके HDI डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर हम बात करें तो इंडिया जो है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आ गया है, और उसके रीज़न रहे थे कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ड्रॉप करा है, हमारे जो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है वो भी ड्रॉप करे हैं थोड़े से, एंड लास्टली जो पर कैपिटा इनकम है हमारी परचेजिंग पावर के टर्म्स में, इट हैज़ ऑल्सो गॉन डाउन बाई 5%। सो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट, UNDP थोड़ा सा देख लेते हैं, बेसिक रेफर कर लेते हैं। सो UNDP एक्चुअली एस्टैब्लिश हुआ था 1965 में। सो कंफ्यूज मत होना, कई बार ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये UN के इंसेप्शन से ही या जब UN बना था तभी ये बॉडी भी बना है, बट ऐसा नहीं है, ये बहुत लेट बना है, ठीक है। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1965
and it was formed by the merger of two UN agencies, which were United Nations Expanded Program of Technical Assistance and यूनाइटेड नेशन स्पेशल फंड। ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर मर्ज करी गई थी और फिर यूएनडीपी को बनाया गया था। हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है इसका, ठीक है। और 170 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका पार्ट है। और इसकी जो फ्लैगशिप रिपोर्ट अगर हम बोलते हैं तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वही इसकी फ्लैगशिप रिपोर्ट है, राइट। सो इतना याद रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पावर्टी एलिविएशन। सो इसमें पावर्टी एस्टिमेट जो है वो थोड़ा सा चर्चा में थे, ऑल्दो ये चर्चा में भी इसलिए थे, आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया था उससे ये थोड़े से न्यूज़ में थे। बाकी इंडिया में तो पावर्टी डिबेट जो है वो ऑलमोस्ट ओल्ड फैशन हो रखी है, लाइक कोई बात ही नहीं करता है पावर्टी एस्टिमेट्स के बारे में। पीपल आर टॉकिंग इधर अबाउट इनइक्वालिटी और अबाउट जीडीपी ग्रोथ, बस उस पर ज़्यादा फोकस है अभी करंटली। सो एनीवेज ये बात कर लेते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला इन रिपोर्ट्स में। सो ये ग्राफ यहाँ पे थोड़ा सा देख लो। तो ग्राफ दोनों कंट्री, दोनों ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन लोगों ने इंडिया के जो एब्सोल्यूट पावर्टी है उसको एस्टिमेट किया। दोनों ने ये चीज़ बताया कि इंडिया ने बहुत लार्ज स्केल के ऊपर पावर्टी, जो एब्सोल्यूट पावर्टी है उसका रिडक्शन किया। लेकिन एक इशू देखने को मिला कि दोनों के जो रिपोर्ट में जो क्वांटम था, यानी जो नंबर ऑफ एब्सोल्यूट पावर्टी का जो फिगर था, काफ़ी डिफरेंट था। यहाँ पे ये डैश जो लाइन है इसके अंदर वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट थी। इसमें देखा गया 2011 के अंदर जो पावर्टी थी, एब्सोल्यूट पावर्टी, वो 22.5% थी। बाय द ईयर 2019 इट केम डाउन टू 10.2%, राइट। बहुत तेज़ी से हमारी जो एब्सोल्यूट पावर्टी है वो कम हुई इसके अंदर, लेकिन जो क्वांटम है वो काफ़ी ज़्यादा था। वहीं अगर हम जो आईएमएफ है उसका रिपोर्ट देखें तो उसमें हमारी जो एब्सोल्यूट पावर्टी थी ये 10.8 थी और फिर ये रिड्यूस होके 1.3 हो गई। वैसे तो ज़्यादा पूछे जाने की उम्मीद नहीं है इस ऐसे डेटास की, क्योंकि ये अलग अलग पैरामीटर्स यूज़ करते हैं और डेटा भी अलग अलग जगह से लेके आते हैं, तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। सो एनीवेज इतना ही बताने के लायक था इसमें। अब चलते हैं इससे रिलेटेड एक न्यूज़ पे। तो हमारे जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को गाइड करती है या एडवाइस करती है ऑन द मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उन लोगों ने एक रिपोर्ट निकाला है। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट। ये रिपोर्ट का नाम याद रखना और किसने निकाला है ये याद रखना, ठीक है। तो कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीति आयोग वगैरह ने निकाला हो, तो ऐसा नहीं है, मॉस्पी वगैरह कोई नहीं है इसके अंदर। ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने निकाला। तो ऐसी थोड़ी सी पिक्यूलियर ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो जनरली याद नहीं आती, तो इसलिए थोड़ा याद रखने की कोशिश करना है इसको। बाकी पावर्टी आपको पता ही है, कई बार आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो वैसे अगर हम क्लासीफाई करें तो इसको दो क्राइटेरियाज में कर सकते हैं, या तो एब्सोल्यूट होती है या रिलेटिव पावर्टी होती है, राइट। एब्सोल्यूट मतलब किसी एक थ्रेशोल्ड या पावर्टी लाइन के अगर नीचे चला जा रहा है कोई आदमी तो उसे हम पुअर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और रिलेटिव पावर्टी मतलब एक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड से हम कितना दूर है वो, ठीक है, पावर्टी के रिस्पेक्ट में क्या क्या अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं। वैसे वर्ल्ड जो बैंक है उसका अपना एक पैरामीटर था एक्सट्रीम पावर्टी निकालने का, विच वॉज $1.9 ऑन द परचेजिंग पावर पैरिटी, कि अगर कोई $1.9 से कम कमा रहा है तो ही विल बी कंसीडर्ड एज एक्सट्रीमली पुअर। अब इस रिपोर्ट को मतलब वर्ल्ड बैंक ने इसको भी रिवाइज कर दिया, वो आगे देखेंगे। थोड़ा सा पावर्टी एस्टिमेशन अप्रोचेस देख लेते हैं पहले। पहला है वेलबींग अप्रोच। ये एरिक एलराड ने ये वेलबींग अप्रोच निकाला था। इसमें 3 डिमेंशंस थे कि उनके पास मटेरियल वेलबींग है कि नहीं है, उनके पास सोशल वेलबींग है कि नहीं है, उनके पास स्पिरिचुअल और इमोशनल वेलबींग है कि नहीं है। तो अगर ये 3 डायमेंशंस के ऊपर वो फेयर करते हैं, मतलब अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वो पुअर नहीं कंसीडर होते, राइट। नेक्स्ट है कैपेबिलिटी अप्रोच। तो इंडिया के जो नोबेल laureate थे अमर्त्य सेन, उन्होंने निकाला था ये कैपेबिलिटी अप्रोच। although he has also developed this standard on some others contribution, but मेन कंट्रीब्यूशन इनका ही रहता है इसके अंदर कैपेबिलिटी अप्रोच में। बाद में ओईसीडी ने इसको एक 5 मल्टी डिमेंशनल कैपेबिलिटी फ्रेमवर्क के अंदर डेवलप और एक्सपैंड किया। क्या है इसके अंदर पैरामीटर्स। पहला है इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, फिर है ह्यूमन कैपेबिलिटी, फिर है पॉलिटिकल कैपेबिलिटी, देन नेक्स्ट इज सोशो कल्चरल एंड लास्टली सिक्योरिटी कैपेबिलिटी। ये जनरल सी चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको देखते हैं, विच इज़ मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। तो निकालता कौन है, ये निकालता है यूएनडीपी, ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है मिलकर निकालती है ये मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, और इसके अंदर टोटल 3 डिमेंशंस है। तो
थ्री डायमेंशंस को हम फिर फर्दर बाइफरकेट होते हुए देखते हैं इन 10 इंडिकेटर्स। तो ये इंडिकेटर्स और पैरामीटर्स पता होना चाहिए, बिकॉज पिछले 2 सालों से तो नहीं पूछ रहा यूपीएससी रिपोर्ट्स वगैरह, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट्स और ये इंडेसेस जो थे यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स थे, तो हो सकता है वापस रिपीट हो जाए प्रीलिम्स में, तो इसलिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है। सो पहला देखो, इसमें पहला पैरामीटर है एजुकेशन, फिर है हेल्थ, और फिर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर फर्दर इसके अंदर इंडिकेटर्स हैं वो पता होना चाहिए। फिर वो है एजुकेशन के अंदर है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, ये 2 पैरामीटर है। हेल्थ के अंदर है चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में है इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, फ्लोरिंग, कुकिंग फ्यूल, कुकिंग फ्यूल एंड एसेट्स। तो टोटल मिला के 10 पैरामीटर्स हो जाते हैं। एंड अभी रिसेंटली हमारे कंट्री के अंदर एक बॉडी है जिसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स निकाला है। तो कोई बता सकता है किसने निकाला है वो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स? नीति आयोग। करेक्ट, नीति आयोग ने निकाला है। प्लस इसमें 2 इंडिकेटर्स और ऐड किए गए हैं, तो वो कोई इंडिकेटर्स भी बता दो प्लीज। एंटीनेटल केयर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। एंटीनेटल और बैंक अकाउंट्स। करेक्ट, तो एंटीनेटल और जो हो गया, ठीक है। तो एंटीनेटल और बैंक जो है इसमें ऐड किए गए। तो याद रखना टोटल 12 पैरामीटर है हमारे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में, जो कि निकालता है नीति आयोग अलॉन्ग विद द यूएनडीपी एंड ओपीएचआई, इनकी हेल्प से ही वो निकलती है रिपोर्ट। सो यहाँ पे थोड़ा सा पावर्टी एस्टिमेशन इंडिया में देख लेते हैं। सो तेंदुलकर कमेटी थी 2009 की, इन्होंने पावर्टी इंडेक्स निकाला था और उसमें ऐसा पाया कि 21.9% जो पॉपुलेशन है दैट वाज बिलो पॉवर्टी लाइन इन 2011 एंड 12। और ये किस बेसिस पे निकाला गया था? तो मंथली बेसिस के ऊपर जो पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसके बेसिस पे ये मेथडोलॉजी थी, इन्होंने निकाली थी। और ये डेटा कहाँ से लेके आए थे? तो हमारा जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है एनएसएसओ, उससे ये डेटा से इन लोगों ने ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे, ठीक है। फिर रंगराजन कमेटी थी 2014 की। इन्होंने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, एक इंडिपेंडेंट लार्ज सर्वे था हाउस होल्ड का, उसके डेटा को इस्तेमाल करके पावर्टी निकाला था। तो 29.5% आया था ऑफ द टोटल पॉपुलेशन दैट वाज बिलो पावर्टी लाइन इन 2011 एंड 12। सो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटीज़ थी। वैसे तो और भी कमेटी रही थी, बट वो बहुत पुरानी हो गई। जैसे अलग कमेटी है 1979 की, लकड़वाला कमेटी है 1993 की, रथ कमेटी भी थी एक, है ना। ये कमिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ये पावर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड थी। इसके अलावा जो नीति आयोग का भी रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कस किया, जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है, तो वो निकाला था इन लोगों ने, और उसमें पाया कि 25% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है, राइट। ये फैक्ट मीन्स में वगैरह में भी आप कोट कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, इनइक्वालिटी मेजरमेंट्स हो रहे हैं इंडिया के अंदर, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सो पहला है इसमें पावर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्सेज। ये एक बाईनियल रिपोर्ट है, यानी हर 2 साल में ये रिपोर्ट निकलती है। और निकालता कौन है इसको? वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट निकालता है। इसमें जो एक्सट्रीम पावर्टी लाइन है, जो अभी हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड बैंक ने पहले $1.9 रखी हुई थी, अब उसको बढ़ाकर $2.15 कर दिया पर पर्सन पर डे, बेस्ड ऑन द परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ 2017। ऑलराइट, याद रखना ये डेटा जो है इसने वर्ल्ड बैंक ने इसको रिवाइज कर दिया है और बढ़ा दिया है एब्सोल्यूट पॉवर्टी का। नेक्स्ट, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी सीआरआई इंडेक्स। तो अभी इंडिया में इसका रैंकिंग जो है 123 आया है, और इंडिया ने इसमें इम्प्रूव किया है, यानी पिछली जो रैंकिंग थी उससे 6 प्लेसेस हम लोगों ने इम्प्रूव किया। तो ये थोड़ी सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे इंडिया ने बेटर परफॉर्म किया है। अभी निकालता कौन है? तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऑक्सफैम जो है इनइक्वालिटी से रिलेटेड बहुत सारे डेटा निकालता है। सो ये रिपोर्ट जो है ये ऑक्सफैम ही निकालता है। इसके अलावा डेवलपमेंट फाइनेंस करके भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों मिलकर ये निकालते हैं। इतना ही है इसमें जाने लायक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला 2 रिपोर्ट जो है वो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसमें पहला देखो, ग्लोबल फिंडेक्स डाटाबेस 2021। ये वर्ल्ड बैंक ने निकाला है ये डाटा, और इसमें इंडिया के अक्रॉस पाया कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन जो है, यानी जो एडल्ट है, उनके पास एक्सेस नहीं है फॉर्मल बैंकिंग का। ऑल्दो ये रिपोर्ट जो है थोड़ी सी स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में जो इंडिया में जो डोमेस्टिक रिपोर्ट्स निकल रही है उसके कंपैरिजन में, बिकॉज इंडिया में तो जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ऐसे लग रहा है कि हम इम्प्रूव करें। तो इसके डायरेक्ट कंपैरिजन में एक रिपोर्ट निकालता है आरबीआई। रिपोर्ट का नाम है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स
फिनडेक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं। सो इसके अंदर ऐसा पाया गया है कि इंडिया ने इम्प्रूव किया है, मतलब पहले हमारी जो इसमें रेटिंग थी वो 53.9 थी, उससे 56.4 हो गया इन द फाइनेंशियल ईयर 2022। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा हमारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसमें हम लोगों ने इम्प्रूव किया है। अब इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं, विच इज़ एक्सेस, यूसेज और क्वालिटी, ठीक है। तो बहुत ब्रॉड क्राइटेरिया है, बिकॉज इसके अंडर अगर आप देखोगे 97 इंडिकेटर्स हैं टोटल। सो इंडिकेटर्स हमारे लिए फिजिबल नहीं है, याद रखना, बस ये याद रखना 3 पैरामीटर है, विच इज एक्सेस, यूसेज और क्वालिटी। अब ये फिंडेक्स जो है इसके बारे में खास बात ये है कि जितनी भी आप रिपोर्ट पढ़ोगे, इंडेक्सेस पढ़ोगे, उसमें कोई ना कोई बेस ईयर होता है जिसके कंपैरिजन में रिपोर्ट निकाला जाता है। लेकिन ये फिंडेक्स में ऐसा एकमात्र आप शायद इंडेक्स पढ़ोगे जहाँ पे कोई बेस ईयर नहीं है। सो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसमें कोई बेस ईयर नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फिन कन्वेशन। तो ये फिन कन्वेशन जो है ये एक्चुअली जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है उसका एक जॉइंट इनिशिएटिव है टू कोलैबोरेट विद फिनटेक स्टार्टअप। तो फाइनेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनके साथ मिलके ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है काम करेगा, ताकि डेवलप किए जा सके या नए सोल्यूशन निकाले जा सके फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो ये एक परमानेंट प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पे स्टार्टअप्स के साथ ये आईपीपीबी जो है एंगेज करेगा और नए सोल्यूशंस निकालेगा फिनटेक से रिलेटेड। अब आईपीबीबी के बारे में बात करें तो ये 2018 के अंदर लॉन्च हुआ था और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर था, ठीक है, और विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। और ये जो आईपीपीबी है ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, ठीक है, पूरा का पूरा स्टेक इसमें गवर्नमेंट का है। सो इतना ही था इसमें जानने लायक, बाकी कुछ नहीं है इसमें एज सच इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं। यस सर। Yeah. So we are at 1.3, that is key concepts and information on growth, development, and poverty elevation. So the first concept is glass cliff. So before glass cliff, so we all know what is glass ceiling. So generally, it is associated with the with the phenomena that generally women and marginalized sections, they can only reach at a certain level when it comes to corporate life or any other organizational structure. So glass cliff is kind of an extension of that, but in an extreme way. So हमें पता है कि cliff मतलब एक जगह पे जाके you are at the edge. So यहाँ पे उसका meaning ये है कि whenever so generally what will company do is, say there is a chances of failure or some extreme situation has arisen. So at that time company will promote the woman at that particular high position, because they know that there is a high chance that that situation will not be bypassed easily. So and then after that they will find someone to blame it. So that is a glass cliff. So I hope this is clear, and it reinforces the stereotype that women are not being ideal for leadership positions. Okay. Then there is a technical recession. So this technical recession is the term that describes two consecutive quarters of decline in the output. It is a one-off event, so generally it is only for shorter duration. So recently it happened because of the COVID-19 pandemic and because the lockdown. Then the next term is doom loop. So recently Europe is heading towards the doom loop. Initially, we know that in 2007 and 8 also in US there was a slowdown, right? Recession. So this doom loop concept was observed. So initially Lehman Brothers was collapsed, and then subsequently other banks also were affected. So basically it's a circle of vulnerability कि जिसके कारण so shock in one part of the economic system will amplify the second another part. So it is a series of events which will happen. The next concept is creative economy. So as per UNCTAD, that is UN Commission on Trade and Development, this creative economy is an emerging concept which is an interface between creativity, culture, economics, and technology. So in UN also marks 2021 as the International Year for Creative Economy for Sustainable Development. So that is only it, that they want to create this economy based in these criteria, and they want to link creativity, culture, and economy and technology. The next concept is twin city development. So twin city development, recently PM has laid foundation stone for multiple projects. So उसका सिर्फ ये मतलब है कि first of all we have to transform the existing cities, and we have to develop new cities which are based on satellite townships, which are safe, efficient, clean, and green. Okay, this is twin city development. Next is urban 20. So U20, we know that it comes under G20 countries agenda, and it facilitates the productive dialogue between national and local government for
collective solution in urban development projects, which will include climate change, social inclusion, etc. So U20 is just important that is urban 20, and both national and local governments are involved in it. Then the next is twin transition. So this twin transition approach recognizes that there is a huge untapped opportunities for technology as well as data to drive the sustainable goals. So we know that it is on the backdrop of Industry 4.0. So it just means that there is a huge chance that we can integrate technology and data for all sorts of benefits in terms of efficiency and productivity. Next is cost of living index 2022. So this is released by Economist Intelligence Unit, and यहाँ पे we have seen कि more than 200 goods and services in 172 cities worldwide are considered. इसके according, New York is the at the top of the list, and followed by Singapore, which is the most like these two are most expensive cities in the world. So what is this EIU? That is Economist Intelligence Unit. So it is a research and analysis division of the Economist Group. So Economist Group is a sister company to the Economist newspaper, which was created in 1946. So just information. Next is development country through Panchapran. So we know that on Independence Day, PM has asked India to embrace the Panchapran for the next 25 years to get for India to become a developed country. So Panchapran में क्या है पांच प्राण वो देखते हैं. First is to have a developed India. Second, to remove all the traces of colonial mindset. Third, to take pride in our roots. Fourth is to have unity, and fifth is to have a sense of duty. So UN has classified the countries into three classes, that is developed and developing, and the third is economies in transition. India, when it comes to this gross national income per capita, there are 4 categories. So उसमें हम second number पे category पे आते हैं, that is lower middle income category. And also in human development index score, India is at 0.64, which is much lower. Then the next term is financial intermediary fund. It is hosted by World Bank, and it is also getting the technical support from WHO. So हम ये ऐसा सोच सकते हैं कि it was developed on the backdrop of pandemic. It is based on the principle of prevention, preparedness, and response, that is PPR. So since it is related to pandemic, so we can give the logic that WHO also has to be involved. It will also help in strengthening the PPR capacity in areas such as zoonotic diseases surveillance, laboratories, emergency communication, and critical health workforce. So these are all the terms related to growth, development, and poverty. नाइस. आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे. सो नेक्स्ट चैप्टर ही शुरू हो जाता है, फिजिकल पॉलिसी. सो उसमें पहला टॉपिक देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट. तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि हम जो एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट हो रहा है एक साल के अंदर चीज़ों के बीच में, ठीक है, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. सो इट्स द टोटल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन गुड्स एंड सर्विस एंड ट्रांसफर ऑफ पेमेंट. सो इनफैक्ट यूपीएससी ने मेंस के अंदर पूछा हुआ था ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए, ठीक है. तो इसलिए पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अच्छे से. तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, इसके अंदर 2 अकाउंट आते हैं. एक है करंट अकाउंट, यानी एक साल के अंदर कितना जो ट्रांजेक्शन हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कितना पैसा इंडिया से गया है, कितना पैसा आया है, वो करंट अकाउंट में आता है. नेक्स्ट, अगर कोई कैपिटल गुड परचेज हो रहा है या कैपिटल गुड सेल हो रहा है या कोई लोन लिया जा रहा है, तो उसका जो सारा अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है. सो यहाँ पे करंट अकाउंट के अंदर फर्दर हम देखें तो इसमें 2 डिस्टिंक्शन है, विजिबल और इनविजिबल. विजिबल मतलब जिसके बदले कोई स्पेसिफिक गुड जो है वो खरीदा जा रहा है. जैसे सपोज हम लोगों ने कोई मर्चेंडाइज इंपोर्ट किया या हम लोगों ने कोई रिसोर्स एनर्जी रिसोर्स इंपोर्ट किया, लाइक क्रूड ऑयल, ठीक है. तो ये सब जो है विजिबल में आएंगे कि इसके बदले आपको कोई एक सामान मिल रहा है जो कि टेंजिबल है. ऑलराइट. नेक्स्ट, इनविजिबल है, मतलब ऐसा सामान जो कि आप डायरेक्टली देख नहीं सकते, इनटेंजिबल है. जैसे सर्विसेज हो गया कि किसी ने सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सपोर्ट किया, तो दीज आर इनटेंजिबल आइटम्स. इसके अलावा इनकम होती है, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट आ रहा है आपको कहीं से या डिविडेंड आपको कहीं से मिल रहा है. राइट. सो ये सब इनविजिबल इनकम के अंडर आते हैं. एंड लास्टली ट्रांसफर. तो ट्रांसफर में रेमिटेंसेज आते हैं. जो रेमिटेंसेज मतलब ऐसा पैसा जो कि
कोई पर्सन लेट्स से अपनी फैमिली को भेज रहा है, ठीक है, बैक होम या फिर कहीं और भेज रहा है, तो इनको हम रेमिटेंसेस बोलते हैं। और इनके बदले लाइक कोई गुड परचेज नहीं होता है, ठीक है, वो सिर्फ वन साइडेड इनकम होती है। सो इसके अलावा डोनेशन गिफ्ट जो है या ग्रांट इन एड जो है वो सब करंट अकाउंट के अंदर इनविजिबल पार्ट में आ जाएगा। तो ये आई होप विजिबल और इनविजिबल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट है, उसके अंदर आता है इन्वेस्टमेंट। अगर एफडीआई आ रहा है, एफआईआई आ रहा है, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। फिर है लोन, कि गवर्नमेंट लोन ले रही है या गवर्नमेंट किसी को लोन दे रही है, या जैसे हम लोग एलओसी पढ़ते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट, तो ये भी इसके अंदर ही आ जाएगा। इसके अलावा बैंक अकाउंट जो एनआरआई के जो फंड होते हैं वो भी कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। सो दिस इज द कैपिटल अकाउंट, या इससे जो रिलेटेड जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पूरा कॉन्सेप्ट ये है। अब बात करते हैं इंडिया का। ये यहाँ पे आप डायग्राम ग्राफ देख सकते हो। कोई ऐसा कोई ट्रेंड नहीं हम ड्रॉ कर सकते कि कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है, कंसिस्टेंटली डिक्रीज हुआ है। तो यूपीएससी के स्टेटमेंट में पहले ये हर बार रहता था क्वेश्चन के हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है, ये कंसिस्टेंटली डिक्रीज हुआ है। जनरली अगर कंसिस्टेंट या स्टेडिली इस टाइप के टर्म आते हैं तो जनरली वो स्टेटमेंट गलत होता है, बिकॉज इकोनॉमिक्स में बहुत कम ऐसा आपको चांसेस मिलेगा जहाँ पे आप देखोगे कोई चीज़ स्टेडिली ग्रो हो रही है या स्टेडिली डिक्रीज हो रही है। कुछ ना कुछ अप डाउन्स होते हैं, इसलिए इस टाइप के स्टेटमेंट हमेशा गलत होते हैं। तो कीप एन आई फॉर दीज काइंड ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है, ये स्टेडिली, ग्रेजुअली और ये सब पे। आगे चलते हैं, की फैक्ट्स थोड़े से देख लेते हैं। नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कोई अगर ट्रेंड उसमें से निकल रहा है तो वो पता होना चाहिए। सो पहला है ट्रेड डेफिसिट इन मर्चेंडाइज गुड। तो हम लोग जो सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड सामान जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग डेफिसिट में हैं। हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ट्रेड डेफिसिट में इन द मर्चेंडाइज गुड। और यही एक मेन रीज़न है कि क्यों हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये बढ़ रहा है, राइट। नेक्स्ट, सर्विसेज के अंदर हम ट्रेड सरप्लस में हैं, और ये पिछले कई सालों से हम लोग ट्रेड सरप्लस में हैं, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, वी आर सरप्लस इन टर्म्स ऑफ द सर्विसेज। नेक्स्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेज। तो आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा, इंडिया को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कौन सी कंट्री से मिलता है, कोई बता सकता है? This year it was USA, right? UAE, यूएई नहीं है, यूएस है, ठीक है, तो याद रखना This year it was हाँ, USA. दिस ईयर तो अभी वाला ही देखेंगे ना। तो यूएसए है, फिर यूएई है। पहले इनिशियली ये गल्फ से आते थे तो यूएई वगैरह टॉप पे रहता था, बट दिस टाइम यूएस हैज टॉप्ड इट, तो इसलिए थोड़ा सा ये पिक्यूलियर चीज़ है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान में रखना। और इंडिया हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीवर है, राइट। एंड सो इतना ही है जानने लायक। बाकी एक फ्यू क्वार्टर्स के अंदर करंट अकाउंट सरप्लस रहा था, ये ज़्यादा काम का नहीं है। आपको भी पता है कोविड के अंदर हमारा एक पॉइंट पे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया था इम्पोर्ट से, तो वहाँ पे हमारा करंट अकाउंट सरप्लस भी चला गया था। तो हाँ, मतलब ऐसा सवाल पूछ बन सकता है कि करंट अकाउंट सरप्लस कभी गया है कि नहीं गया है, तो ये कई बार गया। इनफैक्ट 2003 के आसपास भी हम लोगों का एक बार करंट अकाउंट सरप्लस गया था, तो इसलिए ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब करंट अकाउंट डेफिसिट अगर हो जाता है तो उसके इम्पैक्ट क्या होगा, रीजंस क्या होते हैं, वो सब थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले रीज़न देखते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों हो सकता है। तो पहला रीज़न है इसमें इंक्रीज डोमेस्टिक स्पेंडिंग एंड कंज्यूमर डिमांड। सो अगर लोग बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर, जैसे गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रही है उसकी, तो ये सब रीज़न लीड कर सकते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट को। फिर है एनर्जी इम्पोर्ट्स, कि अगर लेट्स से बहुत ज़्यादा हमने ऑयल इम्पोर्ट कर लिया तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ सकता है। नेक्स्ट, राइज इन ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस विच ऑल्सो इंक्लूड्स द एनर्जी रिसोर्सेज। तो अभी जब यूक्रेन रशिया क्राइसिस हुआ था तब हम लोगों ने देखा था पेट्रोल के राइस एकदम, पेट्रोल के जो प्राइस है एकदम बढ़ गए थे। सो उसकी वजह से भी हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ सकता है। एंड लास्टली, अगर हमारी जो एक्सपोर्ट है वो अनकम्पिटिटिव हो जाए, यानी हमारे जो एक्सपोर्ट है वो कम्पीट नहीं कर पाए ग्लोबल प्रोडक्ट्स से, तो हमारा एक्सपोर्ट कम होगा एंड देयर बाय इट विल लीड टू अगेन वाइडनिंग ऑफ द करंट अकाउंट डेफिसिट। सो ये रीजन से अब इससे इशू क्या होगा, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है तो इससे इशू क्या होता है। सो इससे इशू ये होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होता है उनका कॉन्फिडेंस जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और ऐसे में वो अपना पैसे लेके इंडिया से निकल जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, फ्लक्चुएशन हो सकता है एक्सचेंज रेट में, हमारा जो करेंसी है वो डिप्रिशिएट कर सकता है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशनरी कंसर्न हो सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है यानी लोगों की स्पेंडिंग बढ़ रही है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है पैसा लेके जा रहे हैं, तो इससे ओवरऑल कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। एंड देन इट कैन लीड टू केसेस लाइक इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट या इनफैक्ट
बीओपी क्राइसिस तक हो सकता है। 1991 में यही हुआ था, और जिसके बाद हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स लिए थे। सो ये थे थ्रेट्स। अब क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, तो ये थोड़ी सी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पॉइंट है, और इकोनॉमिक के अंदर आपसे या तो करंट पूछता है या फिर बेसिक पूछता है, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा जाना ज़रूरी है कि क्या एक्शन ले सकते हैं। सो पहला है इंक्रीज करें डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हमारे प्रोडक्ट्स जितने ज़्यादा एक्सपोर्ट के ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बनाए उतना बेटर। नेक्स्ट कर्व कर सकते हैं द इम्पोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल आइटम्स। तो आप देखते हो गवर्नमेंट जो है गोल्ड वगैरह के ऊपर लगातार ड्यूटी बढ़ा रही है, तो रीज़न यही है कि इनका जो इम्पोर्ट है उसको कर्ब किया जाए। नेक्स्ट गेन करना इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि हम रूल ऑफ लॉ बढ़ाएं, या फिर हम लोग बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करें। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। तो इन्वेस्टर से पैसा आएगा, एफडीआई आएगा, और उससे हम करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको कम कर सकते हैं। एंड लास्टली अडॉप्ट अ फिजिकल कंसोलिडेशन। तो इसके लिए आपको पता है हमारे पास एक पूरा लेजिस्लेशन है, एफआरबीएम नाम है इसका। सो ये इससे रिलेटेड है, फिजिकल कंसोलिडेशन से। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस पार्ट, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट वाला। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल से, स्ट्रेंथनिंग स्टेट फाइनेंसेस। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अलार्म रेज किया है कि जो स्टेट्स हैं उनका जो फिजिकल डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और उससे सब नेशनल बैंकरप्सी हो सकती है, यानी स्टेट के लेवल पे बीओपी क्राइसिस आ सकता है। राइट, तो इसलिए ये टॉपिक जो है न्यूज़ में है। सो स्टेट्स का अगर रेवेन्यू का बात करें तो उनके पास काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, जैसे उनके खुद के टैक्स रेवेन्यू है। स्टेट के अगर ओन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो टैक्स जो इनकम के ऊपर लगता है, प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है, कैपिटल ट्रांजैक्शन या कोई प्रॉपर्टी जो है उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसके ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगती है वो सब स्टेट कलेक्ट करता है। इसके अलावा स्टेट को जो सेंटर की तरफ से टैक्स डेवल्यूशन मिलता है, जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है, वो पैसा भी स्टेट को मिलता है। तो ये स्टेट की टैक्स रेवेन्यू में से कलेक्शन होती है। इसके अलावा स्टेट के पास नॉन टैक्स रेवेन्यू के भी सोर्सेज होते हैं, जैसे स्टेट की अपनी खुद की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो सकती है। तो बहुत सारे स्टेट्स जो हैं उनकी अपनी खुद की ऐसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, उनसे जो डिविडेंड मिलता है या उनसे जो प्रॉफिट एक्रू होता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आता है स्टेट गवर्नमेंट की। फिर यूनियन की तरफ से बहुत सारी ग्रांट्स मिलती है, जैसे डिजास्टर रिलीफ ग्रांट्स हो गया, ग्रांट्स फॉर लोकल बॉडी, और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती है, ठीक है। तो ये सारा स्टेट का जो रेवेन्यू है उसको, या स्टेट का एक तरीके से रेवेन्यू सोर्स की तरह काम करता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल हैं इनसे रिलेटेड जो हमें पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट है पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। सो ये आर्टिकल 275 के अंदर आता है, ये पता होना चाहिए। इसके अंदर सेंटर जो है कुछ स्टेट्स को जब उनका रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा होता है तब उनको ग्रांट प्रोवाइड कराती है। राइट, सो ये आर्टिकल पता होना चाहिए, 275 है। फिर है डिस्क्रिशनरी ग्रांट। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स को बेस्ड ऑन के उनके क्या डेफिसिट्स रह रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर कुछ स्टेट्स को ये डेफिसिट या डिस्क्रिशनरी जो ग्रांट है ये प्रोवाइड करा सकती है। ये आर्टिकल 282 के अंडर गिवन है। और इसके अलावा जो नेट डिविजिबल पूल होता है, जो सेंटर के जो टैक्स कलेक्शन होता है उसमें से जो नेट डिविजिबल पूल होता है उसमें से जो स्टेट्स को जो ग्रांट दिया जाता है वो रिकमेंड कौन करता है, वो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। सो ये थोड़े से आर्टिकल देख लेना तीनों ग्रांट से रिलेटेड। आगे चलते हैं। सो स्टेट का ये जो फाइनेंस है इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं जो हमें पता होने चाहिए। और अभी ये मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने ओल्ड पेंशन स्कीम चालू कर दी है, ठीक है। उसकी वजह से बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो लिख रहे हैं कि इससे सब नेशनल जो है बैंकरप्सी हो सकता है, यानी स्टेट के लेवल पे बैंकरप्सी आ सकता है। तो इसलिए मुद्दा थोड़ा सा हॉट है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। सो पहला इसमें देखिए इनिशिएटिव क्या लिया गया था कि जो बोरोइंग लिमिट है स्टेट्स के लिए वो रिड्यूस करी गई थी फ्रॉम 5% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू 3.5%। तो जो स्टेट्स जो हैं बोरो कर रहे थे तो उस बोरोइंग को लिमिट कर दिया गया 3.15%। अब इसके अंदर बाकी जो 1.5% है ये कंडीशनल बनाया है गवर्नमेंट ने कि अगर आप कुछ कंडीशंस फुलफिल करोगे तभी जो बाकी 1.5% है ये आपको दिया जाएगा। तो कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। सो उनमें से कंडीशन थी, मतलब ये 4 कंडीशन थे इन टोटल। सो वन वॉज वन नेशन वन राशन कार्ड। फिर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म बढ़ाते हो तो उसके लिए 0.5 मिलेगा। फिर है
अर्बन लोकल बॉडी यूटिलिटी रिफॉर्म्स और फिर है पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। तो ये जो 4 एरियाज थे, वन नेशन वन राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अर्बन लोकल बॉडी और पावर सेक्टर में रिफॉर्म, अगर आप इन पे रिफॉर्म करते हो तो गवर्नमेंट जो है कंडीशनल बेसिस के ऊपर आपको अलाउ करेगी कि आप बोरिंग लिमिट अपनी बढ़ा सकते हो। ओके, तो ये था एक इंसेंटिव। फिर जो इंक्लूजन है ऑफ बजट बोरिंग का, सो इनिशियली ये जो ऑफ बजट बोरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये शुरू किया था सेंटर ने, और फिर कैग रिपोर्ट में बोला था कि ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे एफआरबीएम है वो सबवर्ट हो रहा है। ठीक है, आप एफआरबीएम को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हो ऑफ बजट बोरिंग करके, यानी ऐसी बोरिंग कर रहे हो जो बजट में दिखाई नहीं देती है। और ये कैसे करते हैं, तो हमारे जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं उनसे लोन उठवा सकते हैं, तो वो हमारे बजट में नहीं दिखाई देंगी क्योंकि बजट में गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है और जो एक्सपेंडिचर है वो देखा जाता है। सो उसमें जो पीएसयूज हैं उनके जो बैलेंस शीट है वो नहीं आती है, तो ये ऑफ बजट बोरिंग कहलाते हैं। सो इसको स्टेट्स इस्तेमाल करे थे। आगे देखेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने अभी रिसेंटली एक रूल निकाला है कि अब ये जो ऑफ बजट बोरिंग है ये भी एफआरबीएम के अंदर डालनी पड़ेगी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नोटिफिकेशन है, आगे आएगा वो। सो इसके अलावा जो वेज ऑन मीन्स एडवांसेस हैं उसको भी लोअर कर दिया गया, मतलब जो लिमिट है उसका लोअर कर दिया गया फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज बाय द आरबीआई। सो ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होता है ये पता होना चाहिए। सो ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो है ये एक टेम्परेरी एडवांस है जो आरबीआई देता है टू सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जब उनका बजट आने वाला था, और बजट के अंदर आपको पता है कि जितना हम खर्चा करने वाले हैं उतना ही हमारे पास पैसा होना चाहिए, तभी हम उससे खर्च कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम बोरो करेंगे। सो जो इनकम साइड है और जो एक्सपेंडिचर साइड है वो बैलेंस करना पड़ता है। तो अगर कहीं पे मिसमैच हो रहा है, जनरली हमारा मिसमैच रेवेन्यू की साइड पे ही होता है, सो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ समय के लिए टेम्परेरी पैसा उठा लेती है फ्रॉम दी आरबीआई। और ये किस मैकेनिज्म के अंदर उठाया जाता है, तो इसे बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस। और ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो है 97 है तब से ये जो कॉन्सेप्ट है ये चला रहा है हमारे पास, राइट। तो ये पता होना चाहिए। अब वेज एंड मीन्स एडवांसेस में से जो पैसा लिया जाता है उसको 3 महीने के अंदर रीपे करना पड़ता है, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो जो एग्जिस्टिंग रेपो रेट होता है उसके हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करता है आरबीआई फ्रॉम द सेंटर और द स्टेट्स जिन्होंने भी पैसा लिया होता है। एक चीज याद रखना, ये जो वेज और मीन्स एडवांसेस है ये एफआरबीएम का पार्ट नहीं है, बिकॉज ये बहुत शॉर्ट समय के लिए लिया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और इसे उतने ही समय के अंदर रीपे भी करना होता है। सो इसलिए ये एफआरबीएम का पार्ट नहीं है, तो ये डिटेल दिमाग में रखना। नेक्स्ट, ये WMA या वेज एंड मीन्स एडवांसेस 2 टाइप के होते हैं, स्पेशल और नॉर्मल। तो स्पेशल के अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रोवाइड कराती है और उसके बदले में पैसा उठाती है। ऑलराइट, तो इसको स्पेशल WMA बोलते हैं। और इस स्पेशल WMA के केस के अंदर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है वो लेस होता है 1% लेस देन रेपो रेट। ऑलराइट, सो 1% जो है कम मिलता है, यानी इंटरेस्ट या जो लोन है वो थोड़ा चीपर है अगर आप उसको कोलेटरल रख के, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेटरल रख के आरबीआई से लेते हो तो। अदरवाइज अगर आप सिंपली जो नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेज है उसके थ्रू पैसा लेते हो तो आपके ऊपर जो रेपो रेट है उसी के ऊपर पैसा चार्ज होगा। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट वेज एंड मीन्स एडवांसेस। इसके अलावा थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट देख लेते हैं कि अगर स्टेट के जो फाइनेंसेस होते हैं वो पुअर होते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होता है। सो इट लीड्स टू इंक्रीज बोरोइंग। इंक्रीज बोरोइंग विल लीड टू इंक्रीज इनडेप्टनेस ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट जो है का जो पर लोन का जो कर्जा है वो बढ़ जाएगा, जिससे लोन जो स्टेट का जो एक्सपेंडिचर है खासकर कैपिटल गुड्स में और रेवेन्यू ग्रोथ में वो कम हो जाएगा। वो कम होगा तो उससे जॉब क्रिएशन कम होगा। सो ऐसे ये डॉट्स जो है हमें कनेक्ट करने हैं, और ऐसे ही कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल जो है यूपीएससी पूछता है। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा पार्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो नेक्स्ट पार्ट इज स्टेट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। तो एफआरबीएम के ऊपर आर्टिकल है और न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज जो अभी हमने लोगों ने पॉइंट देखा था कि जो स्टेट ओन्ड पीएसयूज हैं वो भी क्या कर रहे हैं कि ऑफ बजट बोरोइंग कर रहे हैं सेंटर से देख देख के। तो सेंटर ने बोला नहीं अब ये नहीं चलेगा, और नोटिफिकेशन निकाला है कि जितनी भी स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं या स्पेशल पर्पज व्हीकल है या जो एजेंसीज हैं स्टेट की जो कि बोरो कर रहे हैं मार्केट से, वो सब एफआरबीएम के लिमिट के अंदर आएगी। सो एफआरबीएम आप जानते हो ये 2003 में इंडिया में ने इंट्रोड्यूस किया था इस एक्ट को,
ताकि हम फिजिकल कंसोलिडेशन कर सकें, यानी जो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो आउट ऑफ लिमिट ना हो और हम 1991 में जैसे बीओपी क्राइसिस हो गया था वैसी स्थिति में वापस ना आ जाए। तो इसके लिए एफआरबीएम इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। सो आगे जानने से पहले थोड़ा सा एफआरबीएम को ही देख लेते हैं। सो एफआरबीएम के अंदर 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो 4 डॉक्यूमेंट्स के नाम बाय हार्ट पता होने चाहिए, मतलब प्री में तो पूछ ही सकता है, बाकी मेंस में तो बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है। एफआरबीएम कई बार आ चुका है मेंस के अंदर। तो 4 डॉक्यूमेंट्स के नाम क्या क्या है? पहला है दिस फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, पहला डॉक्यूमेंट है। फिर है मैक्रो फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये सेकंड डॉक्यूमेंट है। फिर थर्ड डॉक्यूमेंट है मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, और लास्ट है मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क। तो ये चारों डॉक्यूमेंट्स को बाय हार्ट लर्न कर लेना, बहुत जगह पूछा जाता है ये। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट एडिशन ये है कि हमें पता होना चाहिए कि अभी टारगेट क्या चल रहे हैं इस एफआरबीएम एक्ट के अंदर। ये टारगेट्स जो हैं एफआरबीएम के अंदर रिवाइज किए गए थे बाय द एनके सिंह कमेटी, और ये एनके सिंह कमेटी ने क्या टारगेट रखे हैं तो ये पता होना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा गया 2.5% ऑफ जीडीपी बाय मार्च 31, 2023। नेक्स्ट रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट रखा गया है 0.8% ऑफ जीडीपी बाय मार्च 31, 2023। और डेट टू जीडीपी का जो रेशियो है वो रखा गया है 60% ओवरऑल। और लेकिन अगर उसमें सेंटर और स्टेट का देखें तो इसमें सेंटर का है 40% और स्टेट का है 20% लिमिट। तो डेट टू जीडीपी इतना होना चाहिए। ऑल्दो जो फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट का जो टारगेट है ये ऑलमोस्ट मिस होने वाला है इस बार, मतलब मिस हो ही गया। सो ये फिर भी मतलब टारगेट याद रख लेना, कई बार अगर आप आंसर राइटिंग में लिख देते हो तो भी इसका वैल्यू पड़ेगा। बाकी डेट टू जीडीपी रेशियो जो है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ तक अभी स्टेट्स को और सेंटर दोनों को लिमिट करना है, अभी दोनों लिमिट से बाहर ही हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डॉक्यूमेंट्स दैट आर टू बी प्रेजेंटेड इन द एफआरबीएम अकाउंट। और एफआरबीएम एक्ट के ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कब किए जाते हैं? तो ये बजट के साथ प्रेजेंट किए जाते हैं, तो ये भी चीज़ याद रखना। और जो टारगेट है वो हम लोगों ने देख लिए। अब चलते हैं आगे, इस न्यूज़ को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। सो यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर है अंडर आर्टिकल 293 सब क्लॉज 3 कि वो कंसेंट प्रोवाइड करेगी स्टेट्स को बोरोइंग करने पर, और उसके कंसेंट के बिना स्टेट जो है वो बोरो नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड कि उनके ऊपर कोई आउटस्टैंडिंग जो लोन है वो अभी भी चल रहा है। सो यानी एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर स्टेट के पास पहले कोई लोन चल रहा है तो वो बिना कंसेंट के ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट दे के नॉट रेज अ फ्रेश लोन, ठीक है। एक नया लोन नहीं उठा सकते जब तक कि कोई पुराना लोन उनका अभी भी चल रहा हो। तो ये आर्टिकल 293 सब क्लॉज 3 में ये चीज़ जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसने बोली थी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट, ये जो एफआरबीएम है ये रिकमेंड किया गया था बाय द 12th फाइनेंस कमीशन, और तभी से इसका जो कंप्लायंस है इज मॉनिटर बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर। और इसके अंदर हम लोगों ने देखा था एक नेट बोरोइंग सीलिंग लिमिट जो है वो हर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर और यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर लग गई थी, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट होता है एस्केप क्लॉज का, तो कोई बता सकता है एस्केप क्लॉज का क्या मतलब होता है इसमें? वही फिजिकल डेफिसिट अगर कर सकते सर्टेन कंडीशंस में। राइट। सो याद रखना कि मतलब एस्केप क्लॉज के अंदर कोई ऐसी सर्टेन कंडीशन ऐसी आ गई है, एक्सीजेंसी आ गई है या ऐसी इमरजेंसी आ गई है, तो उसके अंदर हम जो है फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है उसको ब्रीच कर सकते हैं, तो उसके लिए एस्केप क्लॉज इस्तेमाल किया गया था कई बार। सो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, विच इज़ म्यूनसिपल फाइनेंसिंग। सो अभी आरबीआई ने एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया है म्यूनसिपल फाइनेंसेस का, तो इसलिए ये पूरा टॉपिक न्यूज़ में है। सो अगर हम फंड्स की बात करें, लोकल गवर्नमेंट्स के पास फंड कहाँ से आता है, तो लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे उनके पास अपने कुछ रिसोर्सेज हैं जिससे वो पैसा जुटा सकते हैं, जैसे लैंड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, या फिर रेंट या फी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तरीका है जिसके थ्रू लोकल गवर्नमेंट पैसा कमा सकती है और कमा भी रही है कई जगह। नेक्स्ट, कुछ ग्रांट्स मिलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से, जैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हो गए, नबार्ड हो गया, या कोई डोनर एजेंसी होगा, ठीक है, कोई फिलेंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, बिल एंड मेलिंडा गेट जैसी, तो वो भी प्रोवाइड कर देते हैं लोकल गवर्नमेंट को फंड्स। फिर नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, जैसे टोल टैक्सेस जो ड्यूटीज कलेक्ट करती हैं वो सब स्टेट जो है आगे डिवॉल्व कर सकता है लोकल गवर्नमेंट को, जिसके थ्रू वो पैसा कमा सकते हैं। और फिर है ग्रांट्स और लोन, तो स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स और लोन्स प्रोवाइड कर सकती है लोकल गवर्नमेंट को।
फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी पैसा आता है इनको अंडर सर्टेन स्कीम्स लाइक अमृत या फिर स्मार्ट सिटी मिशंस के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स को पैसा दिया जाता है, राइट। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन की लोकल गवर्नमेंट ग्रांट्स रहती है, उसके भी थ्रू पैसा आता है। सो बहुत सारे सोर्सेज हैं इनको पैसे आने के, लेकिन ये सारे जो सोर्सेज हैं ये कहीं ना कहीं एडहॉक है, मतलब कि टेम्परेरी बेसिस के हैं ये, क्योंकि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाकर ऐड नहीं किया गया था। सो इनफैक्ट म्यूनिसिपैलिटीज़ या जो लोकल गवर्नमेंट है उनके साथ प्रॉब्लम ही ये रहती है कि उन्हें पॉलिटिकल पावर थोड़ी बहुत डिवॉल्व कर दी गई, लेकिन जो इकोनॉमिकल या फाइनेंस की जो पावर है वो नहीं डिवॉल्व करेगी। सो वो सबसे बड़ा इशू है कि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन फंड्स नहीं है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए, राइट। सो ये पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पे ये चीज़ लिखा भी है कि ऑल्दो हम लोगों ने 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके थ्रू हमने अर्बन लोकल बॉडीज बना दिया, लेकिन जो पावर था म्यूनिसिपल फाइनेंस लिस्ट का वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला, और जिसकी वजह से इनकी जो इफेक्टिवनेस है लोकल गवर्नमेंट की वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, राइट। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ टैक्सेशन। इसमें है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये जीएसटी का डेफिनेशन है, इसको मेंस के लिए एकदम रट लेना क्योंकि जीएसटी भी एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। सो जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स जो कि कंजम्पशंस पे लगता है गुड्स और सर्विसेज के। सो ये एक एक कीवर्ड आपके दिमाग में होना चाहिए और इसका मतलब भी पता होना चाहिए, राइट। सो आई होप ये पता होगा आप लोगों को। अब आगे चलते हैं, जीएसटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल्स। तो जीएसटी किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था, तो ये था केलकर टास्क फोर्स, 2003 में इन लोगों ने रिकमेंड किया था। नेक्स्ट फिर इसको गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया थ्रू द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये पता होना चाहिए 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही आया था, और ये ऐसे पॉइंट पे लगाई होता है जहाँ पे कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है। इनफैक्ट इसके कंपोनेंट की बात करें तो जीएसटी के अंदर हम देखते हैं सीजीएसटी जो कि सेंट्रल का जीएसटी होता है, फिर है एसजीएसटी जो कि स्टेट का जीएसटी होता है, यूटी का अपना एक जीएसटी होता है जो जो स्टेट के बराबर ही आई थिंक काउंटर पार्ट होता है, एंड लास्टली इंटीग्रेटेड जीएसटी, राइट। सो इंटीग्रेटेड जीएसटी को बता सकता है किसको मिलता है ये और किन के बीच में फिर रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, एनीबडी? सेंटर और फिर जिस भी स्टेट। Destination state, I believe. करेक्ट, डेस्टिनेशन स्टेट। तो याद रखना जाता ये सेंटर के पास है, इनफैक्ट सारी जो ये टैक्सेस हैं ये सेंटर के पास जाता है, फिर वहाँ से जो रेस्पेक्टिव स्टेट है जहाँ पे कंजम्पशन हो रही है इसका उसको ये फाइनली टैक्स मिलता है, ठीक है। सो याद रखना। नेक्स्ट जीएसटी ने आपको पता है बहुत सारे टैक्सेस सब्ज्यूम कर लिए थे बोथ एट द सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट लेवल। तो स्टेट से जैसे वैट था, सेल्स टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, परचेज टैक्स, ये सब सब्ज्यूम होकर जीएसटी में आ गए। सेंटर की तरफ से था जैसे सेंट्रल एक्साइज टैक्स हो गया, एडिशनल कस्टम ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ये सब सब्ज्यूम हो गए सेंटर की तरफ से, और फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव जीएसटी हमारे पास आ गया। अब आर्टिकल 246 ए जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें क्लियरली लिखा है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी टैक्स इम्पोज बाय यूनियन और बाय सच स्टेट्स, राइट। सो ये याद रखना। इससे रिलेटेड एक केस था मोहित मिनरल्स केस, किसी को याद है इसमें क्या जजमेंट आया था? ठीक है, सो याद रखना इसमें ये बोला गया था कि जीएसटी की जो काउंसिल का जो डिसीजन है वो स्टेट्स के ऊपर मैंडेटरी नहीं है, राइट। सो स्टेट्स को अगर लगता है कि वो कहीं पे अपना जीएसटी के रिगार्डिंग कोई लॉ बना सकते हैं तो वो कर सकते हैं, उसके लिए हर बार जीएसटी काउंसिल की परमिशन नहीं है। सो इस मोहित मिनरल्स केस को देख लेना, इंपॉर्टेंट है जीएसटी के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट जीएसटी के एम्बेड में कुछ चीज़ें अभी नहीं इंक्लूड की गई हैं वो पता होने चाहिए, ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है कई पीसीएस वगैरह का, ठीक है। तो ये पता होनी चाहिए क्या क्या चीज़ें नहीं है जीएसटी के एम्बेड में। सो पहला है एक्सरसाइज ड्यूटी ऑन एल्कोहल, फिर है स्टैम्प ड्यूटी एंड प्रॉपर्टी टैक्स, फिर है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, और लास्टली बेसिक कस्टम ड्यूटी। सो याद रखना यहाँ पे हम लोगों ने जो सेंटर के अंडर देखी थी वो थी एडिशनल कस्टम ड्यूटी, बट जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता, वो सीधा सेंटर के पास फिर सेंटर की पॉकेट में जाता है। तो ये याद रखना। इसके अलावा जो पेट्रोलियम क्रूड है, डीजल है, पेट्रोल है, एविएशन टर्बाइन है, यानी जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं उन सब में से किसी के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता है, ये याद रखना। नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल के बारे में बात कर लेते हैं।
तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर द आर्टिकल 279 कैपिटल ए, ये याद रखना। और ये रिकमेंड करती है कि कितना किस प्रोडक्ट पे जीएसटी लगेगा। ऑल्दो जीएसटी के स्लैब फिक्स है, बिकॉज इसके अंदर आपको पता है 5% का जीएसटी होता है, मतलब टैक्स स्लैब होता है, फिर 12% का होता है, फिर 18% का होता है, और फिर 28% का होता है। तो ये टैक्स स्लैब है जीएसटी के अंदर, लेकिन कौन से प्रोडक्ट पे कौन से स्लैब लगेगा ये डिसाइड करना जीएसटी काउंसिल का काम होता है, ठीक है। अब जीएसटी काउंसिल की मेंबरशिप की बात करें तो इसमें यूनियन की तरफ से जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं इसके, एक्स ऑफिशियो, और सेंटर की ही तरफ से जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो वो भी इसके अंदर मेंबर होते हैं। तो सेंटर की तरफ से 2 लोग होते हैं और करस्पॉन्डिंगली स्टेट की तरफ से उनके जो फाइनेंस या जो टैक्सेशन के काउंटर पार्ट है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो याद रखना, यहाँ पे अगर कोई भी डिसीजन पास कराना है तो उसके लिए टोटल 75% जो है वोट चाहिए किसी भी डिसीजन को पास कराने के लिए। लेकिन इशू ये है कि सेंटर के पास यहाँ पे वेटेड एवरेज है, क्योंकि जो सेंटर का जो वोट है वो ऑलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी रखता है इसके अंदर, या 2/3 वेटेड एवरेज रखता है इनका वोट, वाइल द स्टेट्स हैव ओनली 1/3। सेंटर की परमिशन के बिना कोई भी वोट जो है वो पास नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये देखें तो ये 60% तो इन्हीं के पास है। ये चीज़ इसमें याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। सो कुछ और टर्म्स है जो जीएसटी में हमें पता होनी चाहिए। पहला है सिन गुड्स। तो सिन गुड्स या सिन टैक्स, मतलब ये एक ऐसा टैक्स है जो कि ऐसे गुड्स के ऊपर लगता है जिससे सोसाइटी के ऊपर डिट्रीमेंटल इफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल सिगरेट्स, तो इससे सोसाइटी के ऊपर डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स हो सकता है। या इसके अलावा कई लग्जरी गुड्स होते हैं जो बहुत ही हाई या अल्ट्रा लग्जरी गुड्स होते हैं, उनके ऊपर भी ये सिन टैक्स जो है वो लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है इनकम टैक्स क्रेडिट। सो जीएसटी का एक एडवांटेज यही था कि इसके अंदर जो पहले टैक्स ऑन टैक्स हो रहा था या कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेशन हो रहा था वो नहीं हो रहा था, और उसका रीज़न ये है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इसके अंदर मिल रहा है। तो अगर बेसिक भाषा में मैं आपको समझाऊं तो लेट्स से मैं अगर कोई मेरी सपोज लेट्स से कोई फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री में मेरे को रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। अब मैं रॉ मटेरियल जो है वो परचेज करता हूँ लेट्स से 100 रुपीज़ का, ठीक है। सो 100 रुपीज़ के ऊपर मैं टैक्स दे रहा हूँ 10 रुपीज़ का। अब मेरे को सामान जो है वो टोटल 110 का पड़ा। अब लेट्स से मैं इसके अंदर 90 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन करता हूँ, टोटल कॉस्ट हो गई 200। अब मैं आगे इस प्रोडक्ट को बेचूंगा तो इस पर टैक्स वापस देना पड़ेगा, 10% इसके ऊपर टैक्स पड़ेगा, तो फिर हमारे पास 20 रुपीज़ जो है वो टैक्स हो जाएगा, ठीक है। सो जब मैं ऑलरेडी 10 रुपीज़ टैक्स पे कर चुका हूँ, फिर मैं वापस इसी पूरे सामान के ऊपर 10% पे वापस टैक्स पे कर रहा हूँ, तो ये टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है ना। सो इसको अवॉइड करने के लिए इनकम टैक्स क्रेडिट मिलता है। सो आप जब भी जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हो तो आप उसमें बोलोगे कि मेरे को इतना टैक्स पे करना था, 20 रुपीज़ पे करना था, बट सिंस आई हैव ऑलरेडी पेड दिस 10 रुपीज़ अर्लियर, सो आई विल नॉट पे दिस 20 रुपीज़ इन एंटायरिटी। मैं इसमें से 10 रुपीज़ माइनस करके जो फाइनल टैक्स है वो मैं पे करूंगा ओनली 10 रुपीज़, क्योंकि ये जो पुराना वाला जो टैक्स है ये मेरा आईटीसी हो गया। मैं बोल रहा हूँ ये ऑलरेडी टैक्स मैं डाल चुका हूँ, तो ये आईटीसी था और इसने रोका था जो कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था टैक्स का उसको। नेक्स्ट, एक इससे रिलेटेड एक फ्रॉडुलेंट टेक्निक है या एक तरीका था जो कि कई जीएसटी ट्रेडर यूज कर रहे थे, इसको बोलते हैं सर्कुलर ट्रेडिंग। तो सर्कुलर ट्रेडिंग जीएसटी से रिलेटेड एक फ्रॉड है जिसके अंदर जीएसटी ट्रेडर्स बिना कोई सामान या सर्विस को बेचे हुए फर्जी जीएसटी बिल जनरेट कर रहे थे। अब उसका एडवांटेज उन लोगों को क्या हो रहा था कि वो उस फर्जी बिल के अगेंस्ट में वो इनकम टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे थे, यानी गवर्नमेंट को बिना टैक्स दिए गवर्नमेंट से टैक्स उल्टा वापस ले रहे थे। सो ये एक फ्रॉडुलेंट टेक्निक थी और इसके अंदर बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए सर्कुलर ट्रेडिंग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज जीएसटी कंपनसेशन सेस। सो जीएसटी कंपनसेशन सेस जो था ये इंट्रोड्यूस किया गया था विद द आइडिया कि जो स्टेट्स हैं जो कि अडॉप्ट करेंगे जीएसटी को तो उनका कोई रेवेन्यू शॉर्टफॉल नहीं होगा, या अगर होता भी है तो उसको गवर्नमेंट फुलफिल करेगी। इसके बदले में गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट अपने आप से तो कोई जादू का पिटारा है नहीं कि वो अपने आप पैसा निकाल के जनरेट कर दे। सो गवर्नमेंट ने ये बोला कि लेट्स से अगर किसी स्टेट को जीएसटी अडॉप्ट करने के बाद रेवेन्यू में शॉर्टफॉल होता है तो उसको हम कंपनसेट करेंगे, और उसको कंपनसेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने
ये जीएसटी कंपनसेशन सेस जो था ये इंट्रोड्यूस किया था, और इसका टाइम पीरियड रखा गया था। ये इनिशियली ओनली 5 ईयर्स के लिए था, 5 साल बाद, यानी 2022 के अंदर इट शुड हैव एंडेड, लेकिन अभी इसको एक्सटेंशन कर दिया गया है। सो जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है बहुत सिलेक्टेड आइटम्स पे लगाया जा रहा था। तो इसके अंदर अगर देखोगे तो आप जो 28% वाले स्लैब्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर ज़्यादातर पे ये जीएसटी कंपनसेशन सेस लग रहा था। सो इसमें से जो भी फंड आ रहा था वो फंड फिर उन स्टेट्स को दिया जा रहा था जिनको जीएसटी अडॉप्ट करने के बाद रेवेन्यू में शॉर्टफॉल हो रहा है। और रेवेन्यू में शॉर्टफॉल कितना हो रहा है, तो ये गवर्नमेंट ने बोला कि 2017 के हिसाब से हर साल एनुअली आपका रेवेन्यू जो है 14% बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं बढ़ता, 14% तक नहीं बढ़ता, तो फिर हम आपको जीएसटी कंपनसेशन सेस प्रोवाइड कराएंगे, राइट। सो ये याद रखना, ये जो फंड था इनिशियली 5 सालों के लिए, या जो सेस था ये 5 सालों के लिए रहना था, लेकिन अभी रिसेंटली एक्सटेंशन मिल गया है। और ये जो इसके अंदर जो पेमेंट था कंपनसेशन सेस के अंदर, ये बाय मंथली जो था वो रिलीज किया जाता था स्टेट्स को, राइट। अब रिलीज या इसको डेट बढ़ाया क्यों गया, इसको एक्सटेंड क्यों किया गया जीएसटी कंपनसेशन सेस को, तो रीजन आपको पता है, कोविड की वजह से बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट, उनका रेवेन्यू शॉर्टफॉल रहा था, तो उसको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको 5 साल और बढ़ा दिया, राइट। तो ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा रिसेंटली कुछ चेंजेस किए गए हैं जीएसटी में, जिसकी वजह से थोड़ा सा बवाल मच गया था, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सो अब कोई भी अगर फूड आइटम है लाइक सेरल्स, पल्सेस या फ्लावर मतलब आटा, जो कि 25 केजी के पैकेजेस के अंदर मिल रहा है, तो उन सब के ऊपर हमें 5% जीएसटी देना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर कोई शॉपकीपर, जो रिटेल शॉपकीपर है, जो हमारे लोकेलिटी के अंदर जो रिटेल के अंदर सामान बेचता है, तो वो अगर उस पैक को लाकर उसमें से खोल कर उसको सामान बेचता है, तो दैट विल नॉट अट्रैक्ट एनी जीएसटी। तो ये चीज़ याद रखना, इसलिए थोड़ा सा बवाल मचा था इसके ऊपर, तो ये पॉइंट याद रख लेना। नेक्स्ट चलते हैं, एंटी प्रॉफिटरिंग। सो जीएसटी के अंदर एक बॉडी बनाई गई थी कॉल्ड एनएनए, विच इज नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। सो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिकॉज जीएसटी के लॉ के अंडर ही बना था, और इसका काम ये था कि जीएसटी इंप्लीमेंट होने से जो टैक्सेस कम हो जाने थे, और उसकी वजह से कई प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस है वो कम हो जाने थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपनीज थे या लोग थे जिन्होंने ऐसा नहीं किया, तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए ये अथॉरिटी बनाया गया था, कि ये अथॉरिटी जाके चेक कर सकती है किसी भी प्रमाइसेस को, और देख सकती है कि वहाँ पे कोई फ्रॉडुलेंट तरीके से प्रोडक्ट्स का जो रेट है वो बढ़ाया तो नहीं गया है, राइट। सो ये इनिशियली इसका भी टेन्योर जो था वो 2 ईयर्स के लिए था, सनसेट क्लॉज के साथ आया था। सनसेट क्लॉज के बाद मतलब ये होता है कि एग्रीमेंट के अंदर ही एक टाइम पीरियड लिखा होता है, जिसके बाद वो कोई भी बॉडी या कोई रूल जो है या कोई एग्रीमेंट जो अपने आप खत्म हो जाएगा, राइट। सो सनसेट क्लॉज का यही मतलब था, और इसको जो जीएसटी काउंसिल है उसने अगेन एक्सटेंड कर दिया। तो ये याद रखना, कंपनसेशन सेस भी एक्सटेंड हो गया, और ये जो नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी है ये भी एक्सटेंड हो गई है। सो इतना ही था इसमें जानने लायक। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज डिजिटल टैक्स। सो अभी न्यूज़ में किस लिए है ये डिजिटल टैक्स, बिकॉज G24 एक ग्रुपिंग है जिसने ऑब्जेक्ट किया है कि ये जो सॉवरेन कमिटमेंट हम लोग ले रहे हैं कि हम डिजिटल टैक्स ना लगाएं, बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ द ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, तो उसको कुछ गवर्नमेंट जो थी वो पुश कर रही, क्योंकि हम ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स ला रहे हैं, तो इसलिए आप जो है डिजिटल टैक्स या इक्वलाइजेशन लेवी ना लगाइए। तो ये कुछ बड़ी जो इकोनॉमीज थी लाइक यूएस वगैरह, ये लोग बोल रहे थे, लेकिन G24 जो ग्रुपिंग है इसके खिलाफ थी, और इंडिया भी G24 ग्रुपिंग का ही पार्ट है, ठीक है। तो G24 यहाँ पे लिखा हुआ ही है इनफैक्ट पीटी में ही। सो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है ऑन द इंटरनेशनल मॉनेटरी अफेयर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि G77 का है अंडर ही बना है। तो G77 आप जानते हो डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुपिंग है, राइट, जो कि 1971 में बना था, ठीक है। और फॉर्मली ये जो ग्रुप है G24 ये 1972 से काम कर रहा है, और इंडिया इसका पार्ट है, राइट। सो अब बात करते हैं ये डिजिटल टैक्स क्या होता है। सो डिजिटल टैक्स इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन नॉन रेजिडेंट डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर सो दैट दे पे देयर फेयर शेयर ऑफ टैक्स, जो कि वो इंडियन मार्केट्स में से जनरेट कर रहे हैं। सो एक्चुअली हो क्या रहा था, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन हो गया है और डिजिटल वर्ल्ड जो है वो इतना स्ट्रेंथन हो गया है कि कंट्री, बहुत सारी कंपनीज बिना किसी ऑफिस को बनाए हुए, मतलब बिना किसी अपना एक
ब्रिक और मोटार की प्रेजेंस के भी वो बिजनेस कर सकती है किसी और कंट्री में बिना फिजिकल प्रेजेंस के। सो ऐसी कंपनीज केवल और केवल इंटरनेट के थ्रू अपनी जो है सर्विसेज या प्रोडक्ट जो है वो सेल कर देती हैं, और वो ऐसे मार्केट्स में सेल करती है जहाँ पे उनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। और जब उनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो उनको टैक्स कंप्लायंस नहीं करना पड़ रहा था अब तक। लेकिन ऐसा देखा जा रहा था कि ये बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, जैसे गूगल वगैरह हो गया। तो ये कंपनी इंडिया से पैसा उठा रही थी लेकिन इंडिया में टैक्स नहीं पे कर रही थी। सो इसलिए ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा था इंडिया के जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको। सो उसको रोकने के लिए और हमारे जो टैक्स जो इंडिया से बाहर जा रहा था उसको रोकने के लिए, अपना टैक्स बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने डिजिटल सर्विस टैक्स या इक्वलाइजेशन लेवी का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया था। सो ये इक्वलाइजेशन लेवी अभी कितना लग रहा था ये पता होना चाहिए। सो 2% ऑफ डिजिटल सर्विस टैक्स और इक्वलाइजेशन लेवी ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज ऑफ फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी। जो फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी है जैसे कि अमेजॉन या जो फ्लिपकार्ट है, क्योंकि उसको वॉलमार्ट ने ओन कर रखा है, और जिनका रेवेन्यू या टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसी कंपनीज के ऊपर ये डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया जा रहा था। तो याद रखना, फॉरेन कंपनीज और एनुअल टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ज़्यादा है, उनके ऊपर ये डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया जा रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वो क्यों इसको अपोज कर रही थी कि ये टैक्स नहीं लगाना चाहिए इंडिया जैसी कंट्री को। सो ये जो डिजिटल सर्विस टैक्स था, दिस वॉज पार्ट ऑफ OECD's 2 पिलर प्लान। तो OECD का ये 2 पिलर प्लान क्या था कि इसके अंदर हम रिफॉर्म करेंगे ग्लोबल टैक्सेशन रूल्स को और एड्रेस करेंगे द टैक्स चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। सो ये ग्लोबल टैक्स रूल्स जो थे ये इनफैक्ट OECD ने इंट्रोड्यूस किए थे, उसके पीछे भी अपनी एक कहानी है। सो एक कॉन्सेप्ट होता है या एक टर्म होता है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग में कंपनीज क्या करती है, ये एक फ्रॉडुलेंट तरीका है या टैक्स इवेजन का एक तरीका है जिसके अंदर जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइज है या जो MNC है वो अपना पैसा या जो प्रॉफिट है उसको उठाकर किसी ऐसे कंट्री में भेज देती थी जहाँ पे टैक्स जो है वो कम है, या कई बार टैक्स हेवन्स में भेज देती थी लाइक साइप्रस, सऊदी अरेबिया, जहाँ पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता है। सो इस तरीके से वो जहाँ पे बिजनेस कर रही थी, जहाँ पे उन्हें एक्चुअल टैक्स देना चाहिए था, वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और ऐसी कंट्री में उस पैसे को ले जाते हैं जहाँ पे उनको टैक्स देना ही नहीं पड़ता। सो एक फ्रॉडुलेंट टेक्निक थी, इसको रोकने के लिए ही OECD ने ये फ्रेमवर्क बनाया था। सो इसके अंदर 2 पिलर थे। पहला था रिलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट। सो इसके अंदर जो टॉप 100 बिगेस्ट MNCs हैं वर्ल्ड की, जिनका ग्लोबल टर्नओवर जो है 20 बिलियन यूरो से ज़्यादा है और प्रॉफिटेबिलिटी 10% है, उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन बन गया था कि वो जहाँ पे भी बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पे उनका सब्सटैंशियल बिजनेस है, वहीं पे वो टैक्स पे करें। नेक्स्ट जो पिलर 2 था उसके अंदर था ग्लोबल एंटी बेस इरोजन मैकेनिज्म। इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेशन टैक्स। तो ये पता होना चाहिए, UPSC ने मेंस के अंदर भी पूछा हुआ है ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है। तो इसके अंदर कंट्रीज ने डिसाइड किया, जो बड़ी कंट्रीज थी, कि हम 15% जो है कॉर्पोरेट टैक्स कर देंगे और वो ऐसी कंपनीज को लागू होगा जिनका जो रेवेन्यू है एनुअली वो 750 मिलियन ग्लोबली है यूरोज। ठीक है, तो याद रखना ये यूरोज में, डॉलर्स में कंफ्यूज मत होना, 750 मिलियन यूरोज रहेगा ये। अगर उनका ग्लोबली इतना रेवेन्यू है तो उनको 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही थी, लाइक एक्सेंचर फॉर एग्जाम्पल। तो एक्सेंचर बहुत बड़ी IT कंपनी है, लेकिन उसने अपना हेडक्वार्टर जो है आयरलैंड में खोल रखा है। अब आयरलैंड छोटा सा कंट्री है, उसको ज़्यादा टैक्सेशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो 12% 10% में भी उनको टैक्स देकर काम चला रहा है। ऑलराइट, सो ये इस टाइप की टेक्निक्स ना करें और जहाँ पे उनका सब्सटैंशियल बिजनेस है वहीं पे वो अपना ऑफिस खोले या फिर अपना टैक्सेशन दे, उसके लिए ग्लोबल मिनिमम ऑल्टरनेट जो है टैक्स लाया गया है। सो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसी से रिलेटेड है। OECD के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। OECD जो है हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस के अंदर है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1948 में टू एडमिनिस्टर द मार्शल प्लान फॉर यूरोपियन रिकंस्ट्रक्शन। तो कोई बता सकता है मार्शल प्लान कौन सी कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया था? एनीबडी? USA। करेक्ट है, USA ने इंट्रोड्यूस किया था। सो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। और OECD के अंदर इंडिया मेंबर नहीं है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। सो OECD कंट्रीज या OECD ग्रुपिंग के अंदर ऐसी कंट्रीज आती हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, डेवलप्ड है। सो इसमें जनरली आप देखोगे
जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जो अमेरिकन है, जिसमें अमेरिका, यूएसए हो गया और कनाडा वगैरह हो गया, तो ये जो कंट्रीज़ हैं इन्हीं की ग्रुपिंग है। ज़्यादातर अफ्रीकन, एशियन और जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनका किसी का इसके अंदर कोई स्टेक नहीं है, ठीक है। तो याद रखना ये इम्पॉर्टेंट है। एक रिपोर्ट निकालता है पीसा करके, तो ये पीसा जो है ये एजुकेशन से रिलेटेड एक फ्लैगशिप असेसमेंट रिपोर्ट है, ठीक है, वो भी याद रखना। सो विद दैट लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो पहला है टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। सो अभी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है कि हम जो वर्चुअल डिजिटल एसेट होते हैं जिनके अंदर क्रिप्टो करेंसीज या नॉन फंजिबल टोकन्स, इस टाइप के जो जितने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट हैं उन सब के ऊपर टीडीएस लगेगा। अब टीडीएस का आपको फुल फॉर्म पता ही है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो ये इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया ताकि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं उनके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको हम बेटर ट्रैक कर सके। तो टीडीएस का कॉन्सेप्ट यही होता है कि हम टैक्स इवेजन को रोकें। तो जहाँ पे भी आप कोई भी पैसा आपको अगर मिल रहा है टीडीएस के थ्रू, तो वहीं पे इस पैसे को काट लिया जाएगा और फिर जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे तो ये टीडीएस आपको वापस रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। सो टैक्स कंप्लायंस की एक टेक्निक होती है टीडीएस। तो अभी 1% जो है वो लेवाई कर दिया गया है ऑन एनी पेमेंट टूवर्ड्स वर्चुअल डिजिटल एसेट्स बियॉन्ड 10,000 रुपीज़ इन अ ईयर। अब ये वीडीएस जो है वर्चुअल डिजिटल एसेट, ये अभी तक हमारे किसी लॉ के अंदर डिफाइन नहीं थे। पहली बार हमारा जो फाइनेंस बिल 2022 है उसके अंदर डिफाइन किया गया है वर्चुअल डिजिटल एसेट को, और कौन से एक्ट में किया गया ये भी पता होना चाहिए। तो हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, उसके अंदर वीडीएस की ये डेफिनेशन दी गई है, विच इज एनी इंफॉर्मेशन, कोड और नंबर और टोकन जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मीन्स और अदरवाइज विच कैन बी ट्रांसफर्ड, स्टोर्ड और ट्रेडेड इलेक्ट्रॉनिकली। तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बनाई है। ये डेफिनेशन याद रख लेना, बिकॉज इसके जो भी टर्म्स है वो प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं और मेंस में डायरेक्ट एज अ क्वेश्चन भी आ सकता है कि वीडीएस वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि नॉन फंजिबल टोकन्स और क्रिप्टोज जो हैं इसके अंदर आएंगे। इसके अलावा कुछ और भी नई चीज़ जो अगर आती है, लेट्स से नॉन फंजिबल टोकन्स आए थे, हो सकता है आगे कुछ नया आ जाए। सो गवर्नमेंट ने ये भी रूम रखा हुआ है कि अगर कोई नई चीज़ आती है तो गवर्नमेंट एक गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई कर देगी कि ये भी वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर आएगी। सो गवर्नमेंट ने बहुत ही इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बनाई है वीडीएस की। अब आगे चलते हैं। ये वीडीएस के ऊपर इतना गवर्नमेंट को इतना प्रेशर या आरबीआई की तरफ से इतना प्रेशर क्यों था, उसके बहुत सारे रीज़न है कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं दीज आर लीडिंग टू डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी। डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी मतलब कि लेट्स से इंडिया में कोई बंदा है रमेश, ठीक है, रमेश को कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है, तो वो क्या करता है, वो रुपए में पहले जाता है किसी वॉलेट वाले के पास, ठीक है, जैसे वजीर एक्स वगैरह हो गया, क्रिप्टो वॉलेट्स के पास, वॉलेट्स को पैसा देता है रुपीज़ के अंदर। वो वॉलेट्स फिर उस पैसे को कन्वर्ट करते हैं डॉलर के अंदर और फिर डॉलर के बदले उनको क्रिप्टो करेंसीज दी जाती है, और इस तरीके से हमारा जो रुपये है वो डॉलर्स में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर इनकी जो पेमेंट होती है वो भी डॉलर में दी जाती है कि लेट्स से अगर आपने वो क्रिप्टो करेंसी एसेट बेच भी दिया तो आपको डॉलर में उसका रिटर्न मिलेगा। सो इस तरीके से हमारा जो रुपये है वो डॉलर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, एंड दिस इज हाउ इट इज़ लीडिंग टू डॉलराइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो हमारे करेंसी के खिलाफ है और अल्टीमेटली हमारे सॉवरेन इंटरेस्ट के भी खिलाफ है। इसके अलावा वॉलेटिलिटी वगैरह आपको पता ही है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस वर्चुअल करेंसी को लीगल टेंडर की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल एल सल्वाडोर एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सो इन कंट्रीज़ ने इसको एज ए लीगल टेंडर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो वो भी थोड़ा सा रिस्क है जो हमारे आरबीआई या जो गवर्नमेंट है वो एड्रेस कर रही है। राइट, इसके अलावा हमारा जो बजट है उसी के अंदर टैक्सेशन जो था वो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर वो बढ़ा दिया गया। सो अब जो है हमारे जो कोई भी क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन होता है, अगर उसमें से कोई आपको इनकम हो रही है तो फ्लैट 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऑलराइट, तो बहुत ही हाई टैक्स है कि इतना इनकम शायद हो भी ना, उससे ज़्यादा तो टैक्स देना पड़ रहा है। सो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा इनकम पे। लेकिन अगर आपको लॉस हो गया, लेट्स से अगर आप पैसा लगाते हो तो या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट हुआ तो उसका 30% हमें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है, टू द गवर्नमेंट। लेकिन अगर आपको लॉस हो गया तो वो लॉस जो है अब ऑफसेट नहीं होगा। पहले क्या होता है, लेट्स से अगर आपने स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टोज में पैसा लगाया, आपको 100 रुपये लॉस हो गया,
तो अगले साल जो आपकी कमाई होती थी, लेट्स से उसके अगले साल आपने 1,000 रुपए कमा लिए उसी क्रिप्टो करेंसी पे या स्टॉक पे, तो आप उसको ऑफसेट कर सकते थे। आप उस जो पिछला आपको जो लॉस हुआ है वो माइनस कर सकते थे इस बार के प्रॉफिट में। तो यानी आपको जो टैक्स था अब सिर्फ 900 रुपीज पे देना था। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आपका पैसा लॉस हो गया तो उस पर हम ऑफसेट नहीं देंगे। यानी अगर आपकी कमाई होती है तो भी उस पर हम पैसा लेंगे, और अगर आपका लॉस होता है तो वो ऑफसेट भी नहीं करने देंगे। तो इट्स लाइक एक बहुत फेमस सेइंग है ना कि चिट भी मेरी और पट भी मेरा, तो वैसा वाला गवर्नमेंट ने कर दिया कि अगर इनकम हुई तो भी मैं पैसा लूंगा, और अगर आपका लॉस हुआ तो मैं उसे रिड्यूस भी नहीं करूंगा। इसके अलावा कोई गिफ्ट करता है वीडियोस वगैरह तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो ओवरऑल वर्चुअल डिजिटल एसेट के ऊपर ने गवर्नमेंट ने हर जगह टैक्स टीडीएस वगैरह सब ठोक दिया है। सो अब पैसा कमाना मुश्किल है क्रिप्टो करेंसी से। आगे चलते हैं। अब वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है इनके एडवर्टाइजिंग के ऊपर भी बहुत सारे नियम आ गए हैं, बिकॉज बहुत सारे आजकल फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए, वैसे ये फाइनेंस के सेक्टर में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आ गए हैं। तो अंकुर वारिकू को आपने कभी सुना ही होगा, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारे टाइप के लोग आ गए हैं जो कि आपको बताते हैं कि ये पैसा इधर डालो और डबल हो जाएगा, एक का डबल, लक्ष्मी चिट फंड टाइप के, ठीक है। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने जो है ये एक्ट लागू किए थे। तो इसके अंदर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसके अंदर पेनल्टी है किसी भी ऐसे एंडोर्सर के ऊपर जो कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करता है रिगार्डिंग द वीडीएस। नेक्स्ट, जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके अंदर भी रूल्स निकाल दिए उन लोगों ने वीडीएस प्रोडक्ट से रिलेटेड। सो ये जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है ये एक वॉलेंट्री सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरा जो एडवर्टाइजिंग सेक्टर है इंडियन मार्केट के अंदर उसको रेगुलेट करता है। अब इसकी जो रिकमेंडेशन है, ऑल्दो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है तो इसलिए इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट गवर्नमेंट ने बाकी रूल्स के थ्रू इसे बैक कर रखा है। तो इसलिए ये चीज़ पता होनी चाहिए। सो ये था वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में। ये देख लेना सारा टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा। ऑल्दो ये इनकम टैक्स वगैरह इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता इनकी निटी ग्रिटी डिटेल्स, बट सिंस ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इस साल, इसलिए चांसेस है कि इसमें से कोई पार्ट आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब रिकरिंग इनकम अर्न बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्स। तो ये आपको ऑलमोस्ट नाम से भी पता लग जाएगा। तो ये क्या क्या आते हैं इसके अंदर, नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या सोर्स है गवर्नमेंट के। सो पहला, लेट्स से अगर उन्होंने कोई लोन ऑफर कर रखा है किसी और बॉडी को या किसी स्टेट गवर्नमेंट को, तो उससे जो इंटरेस्ट आता है वो इनके नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा। फिर डिविडेंड्स और जो प्रॉफिट जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं, जब उनको प्रॉफिट होता है तो उसका कुछ शेयर जो है वो अपने शेयर होल्डर को देते हैं, जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं। सो ये सब भी गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। इसके अलावा जो एसेट मोनेटाइजेशन है, डिसइन्वेस्टमेंट है और प्राइवेटाइजेशन है, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू का ही एक एग्जाम्पल है। अब गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या क्या ले रखे हैं एसेट मोनेटाइजेशन के लिए, तो ये हमें पता होना चाहिए। पहला है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, NLMC। सो ये एक होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी है जिसका काम ये है कि जो PSUs है उनसे ये लैंड को इकट्ठा करेगी और फिर उनको या तो बेचेगी या फिर ऑक्शन में देगी या लीज करेगी। तो याद रखना, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। फिर है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो इसके अंदर गवर्नमेंट जो है एक एसेट मोनेटाइजेशन कर रही है। इसके अंदर 6 लाख करोड़ का एसेट मोनेटाइजेशन किया जाएगा। और इसको आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, तो नीति आयोग जो है वो इसको आइडेंटिफाई कर रहा है और आइडेंटिफाई करेगा कौन कौन से एसेट को हम मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। तो इसमें याद रखना, इसके अंदर सामान बेचा नहीं जा रहा है, बस उसको लीज पे दिया जा रहा है, ठीक है। और ब्राउन फील्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत बना हुआ है उसको हम दे रहे हैं। सो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट मैकेनिज्म ऑन स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो इनफैक्ट गवर्नमेंट ने ये बोला था कि हम लोग ऑल्टरनेट मैकेनिज्म लाएंगे इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। सो इसमें आप ये एसेट मोनेटाइजेशन वगैरह इसी के ही एग्जाम्पल है इनफैक्ट। सो ये मैकेनिज्म ऑन स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, ये एक ग्रुप है जिसके अंदर हम फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज एक्सेट्रा, ये सब मिलकर इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से एसेट को हम ऑल्टरनेट तरीके से पैसा ला सकते हैं। ऑलराइट, सो ये था ऑल्टरनेट मैकेनिज्म ऑन स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इन चीज़ों के थ्रू गवर्नमेंट जो है पैसे को राउट करना चाह रही है। इसके अलावा NIP और NIIF जो है वो भी देख लेना, नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, ये भी देख लेना। पुराने हैं वैसे बट पता होना चाहिए इनके बारे में भी। आगे चलते हैं।
अब ये टर्म क्या होती है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, ये पता होना चाहिए। सो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से अपना जो हिस्सा है वो इस तरीके से बेचना चाहती है कि वो उसमें से अपना जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो भी ट्रांसफर कर रही है। सो एक तो होता है कि पूरा प्राइवेटाइज कर दिया कि 100% बेच के गवर्नमेंट बाहर हो गई उसमें से, लेकिन स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट सिर्फ इतना शेयर देती है जिससे कि उसका जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो चला गया। यानी लेट्स से अगर आप 100% किसी कंपनी के ओनर थे, आपने 50% स्टेक किसी को दे दिया है, तो मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है उस दूसरी एंटिटी के पास चले जाएगा। आपने अपना जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो खो दिया उसके अंदर। सो गवर्नमेंट यही चीज़ कर रही है कि अपना जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो भी दे रही है दूसरी कंपनीज को, कि प्राइवेट सेक्टर आए उसके अंदर और फिर अपने हिसाब से कंपनी चलाए। बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इतना प्रेजेंस है कि जो शेयर होल्डिंग से जो पैसा जनरेट होगा वो डिविडेंड के फॉर्म में गवर्नमेंट को कॉन्टिन्यूसली मिलता रहेगा। तो ये एक फायदा है गवर्नमेंट को इसमें से, और इसके अलावा फटाफट पैसा मिल जाएगा। ऑलराइट, सो ये था इसमें स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। नेक्स्ट कुछ की कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं जो पता होने चाहिए। सो पहला है ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम। तो ट्विन डेफिसिट जो प्रॉब्लम है ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बताया है कि ये हम वापस फेस कर रहे हैं ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम। अब इसका मतलब क्या होता है? सो ट्विन डेफिसिट का मतलब है कि कंट्री जो है करंट अकाउंट डेफिसिट भी विटनेस करिए, साथ ही साथ फिजिकल डेफिसिट जो है वो भी वाइडन हो रहा है। सो आई होप आपको फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट पता ही होगा, वो समझाने की जरूरत नहीं है। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दिस इज सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड। सो अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया है। अभी किसके डैशबोर्ड है, कहाँ पे ये डैशबोर्ड बनाया गया है? सो ये डैशबोर्ड बनाया गया एट द पब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, PFMS। अब ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी हम कह सकते हैं कि ई गवर्नेंस बेस्ड स्टेप था। इसके अंदर गवर्नमेंट जितना भी पैसा देती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर या गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है आगे इन पब्लिक स्पेंडिंग, उस सबको मॉनिटर किया जाता है। सो ये जो स्पेसिफिक पोर्टल है या जो डैशबोर्ड जो बनाया गया है, इसके थ्रू हम बेटर मैनेज कर पाएंगे इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आपको पता है ऐसा स्कीम्स होता है जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं किसी एक कॉज की तरफ। सो ये सिंगल नोडल एजेंसी अभी जो बनाया गया है ये डैशबोर्ड, इसके थ्रू स्टेट्स को एक नोटिफाई करना पड़ेगा सिंगल नोडल एजेंसी, जो कि हर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए एक सेपरेट यूनिक बैंक अकाउंट खोलेगी किसी भी कमर्शियल बैंक पे, और जितना भी पैसा उस स्कीम के अंदर आ रहा है वो सारा का सारा इस सिंगल नोडल एजेंसी के थ्रू मॉनिटर होगा। और फिर ये सिंगल नोडल एजेंसी का जितना भी उस पैसे का यूज करने का तरीका है वो सब ट्रैक किया जा सकता है यूजिंग दिस PFMS, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो याद रखना ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है सारा का सारा जो जितना भी पैसा पब्लिक स्पेंडिंग में दिया जा रहा है उस सबको मॉनिटर किया जाता है। और इससे करता कौन है? तो ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो याद रखना ये CGA है, नॉट CAG। जो हमारे कैग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ये CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स टोटली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना सिंगल नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है और उनका जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें से इंक्लूड किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्टेटस रिपोर्ट ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेट। तो हमारा एक्सटर्नल डेट जो है उसके ऊपर ये रिपोर्ट निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसने ये रिपोर्ट निकाला है और उसमें ये बोला है कि इंडिया का एक्सटर्नल डेट है वो राइज कर गया है टू 8.2% और करेंटली स्टैंड्स एट $620 बिलियन। अब एक्सटर्नल डेट क्या होता है? तो नाम से ही पता लग रहा है कि किसी एक कंट्री के ऊपर बाहर से लिया हुआ जो लोन है वो एक्सटर्नल डेट कहलाता है। सो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखोगे जो पोर्शन है एक्सटर्नल डेट का पब्लिक डेट के अंदर, पब्लिक डेट मतलब कि गवर्नमेंट के ऊपर कितना डेट है, उसमें केवल 4.9% जो डेट है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। यानी बहुत ही कम एक्सपोजर जो है हमारा एक्सटर्नल डेट के ऊपर है या बाहर के जो लेंडर्स हैं उनके ऊपर है। ठीक है, सो विच इज़ अ गुड थिंग कि अगर कोई इशू हो भी जाता है तो हम लोग अंदर ही सेटल कर सकते हैं, पैसा प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बात करें तो सबसे ज़्यादा डिनोमिनेशन US डिनोमिनेटेड डेट है। ठीक है, हमारे जो सबसे ज़्यादा जो एक्सटर्नल डेट है वो US की करेंसी के फॉर्म में है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं टोबिन टैक्स। तो टोबिन टैक्स जो है एक ऐसा टैक्स होता है जो कि स्पॉट करेंसी कन्वर्जन के ऊपर लगाया जाता है। इसका एम ये था कि हम
डिसइंसेंटिवाइज करें या फिर एक तरीके से ऐसे लोगों को रोके करेंसी कन्वर्जन करने में जो कि करेंसी के ऊपर स्पेकुलेशन कर रहे हैं। तो करेंसी के ऊपर स्पेकुलेशन मतलब कि आप बेसिकली एक तरीके से सट्टा लगा रहे हो, और उस सट्टा लगाने से होता क्या है कि करेंसी के जो रेट होते हैं वो बहुत तेजी से फ्लक्चुएट कर सकते हैं, एंड दिस कैन गो अगेंस्ट द सॉवरेन इंटरेस्ट ऑफ अ कंट्री। तो इस चीज़ को रोकने के लिए टोबिन टैक्स लगाया गया था कि अगर आप कोई करेंसी को एक्सचेंज करते हो, कन्वर्ट करते हो, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यही टोबिन टैक्स होता है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विंडफॉल टैक्स। तो अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऑयल कंपनीज के ऊपर ये विंडफॉल टैक्स लगा दिया था, इसलिए ये विंडफॉल टैक्स जो टर्म न्यूज़ में है। सो विंडफॉल टैक्स क्या होता है? दिस इज वन ऑफ टैक्स जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है किसी कंपनी पे, जब उससे लगता है कि ऐसी कंपनी को बहुत अनएक्सपेक्टेड जो है लार्ज प्रॉफिट हो रहा है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में ये लगाना ज़रूरी हो जाता है कई बार। सो इनफैक्ट अभी क्या हो रहा था, जैसे रिलायंस या जितनी भी ऑयल कंपनीज थी, उनको बहुत चीप ऑयल मिल रहा था। शुरू में ऑयल के अंदर हम लोगों ने देखा बहुत तेज़ी आई, तेज़ी मतलब रेट बहुत तेज़ी से हाई हो गए थे ऑयल के। सो गवर्नमेंट ने बहुत सारी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह जो है कम कर दी थी, सो उसको कंट्रोल करने के लिए। बट जैसे ऑयल के टैक्सेस जो थे कम हुए, ऑयल के जो रेट्स थे वो कम हुए, तो ये कंपनी जितनी भी थी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग कंपनीज, इनको बहुत तेज़ी से प्रॉफिट हो रहा था। इनफैक्ट ये सामान को एक्सपोर्ट भी कर रहे थे बहुत लार्ज स्केल के अंदर। सो इस प्रॉफिट को रोकने के लिए ये विंडफॉल गेन जिसको हम बोलते हैं कि कोई इमरजेंसी या कोई ऐसी एक्सीजेंसी आ गई उसकी वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसको रोकने के लिए विंडफॉल टैक्स जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, सो ये याद रखना, किसी कंपनी के ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है जब उसको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड या बहुत लार्ज स्केल में प्रॉफिट हो रहा हो तब। नेक्स्ट चलते हैं आगे। GAAR विच इज जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। सो अभी ये GAR जो है ये एक एंटी अब्यूज प्रोविजन है जो कि इन्वोक किया गया था टैक्स अथॉरिटी के द्वारा, ताकि वो ऐसे टैक्स अवॉइडेंस को रोक सके जो कि ऑल्दो इट मे अपीयर लीगल बट एक्चुअली में लीगल नहीं है, मतलब एथिकल सेंस में वो लीगल नहीं है। सो बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे एक होता है टैक्स इवेजन और एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। सो कोई डिफरेंस बता सकता है दोनों में क्या होता है? एनीबडी? टैक्स इवेजन मेथड्स शायद ये जो प्रैक्टिसेस मतलब वेज इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये सब शायद इवेडिंग प्रैक्टिसेस हैं, और अवॉइडेंस मतलब कंप्लीटली पे नहीं करते हैं, दे फाइंड लूपहोल्स इन द कोई लूप होल। हाँ, तो याद रखना, देखो टैक्स, हाँ, तो देखो टैक्स इवेजन होता है, इलीगल होता है, दिखता भी इलीगल है और होता भी इलीगल है। टैक्स अवॉइडेंस जो होता है वो लगता इलीगल है लेकिन होता नहीं है, मतलब आप कोई लूप होल फाइंड आउट कर लेते हो लॉ के अंदर और उसको आप एक्सप्लॉइट करते हो। सो ऑल्दो टैक्स अवॉइडेंस के ऊपर हम एज सच कोई पनिशमेंट लगा नहीं सकते हैं क्योंकि लॉ ऐसा बनाया नहीं हम लोगों ने। सो इसी चीज़ को टेक केयर करने के लिए ये जो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल है ये अभी इन्वोक किया था हमारी टैक्स अथॉरिटी ने कि ऐसी टैक्सेस जो टैक्स अवॉइडेंस प्रैक्टिसेस हैं इसको हम लोग रोकें। ठीक है, कि ये लीगल है बट जो लूप होल है उसको बहुत लार्ज स्केल में उसका एक्सप्लॉयटेशन ना करे, उसके लिए ये जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल लाए गए थे। तो ये ऑलरेडी जितनी भी मैच्योर इकोनॉमीज हैं उसके अंदर सब में ये रूल जो है ऑलरेडी लागू हैं। इंडिया के अंदर ये 2017 के अंदर आए थे अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, और अभी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होना अभी से ही शुरू हुए हैं। सो ये चीज़ याद रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस गाइडलाइन और TDS मैंने डिस्कस कर ही लिया क्या है, तो वो चीज़ वापस डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लीजिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स प्रोफाइल है उसका बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। सो सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ से आता है हमें? सो वो आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST से आता है गवर्नमेंट को। फिर कॉर्पोरेट टैक्स है 26%, सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ से, या जो इनकम टैक्स है उससे हम कह सकते हैं कि आता है। बाकी फिर यूनियन का जो एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी है उससे पैसा आता है। सो याद रखना हाईएस्ट जो है वो GST के अंडर है। सो अभी जो बजट 2022-23 था उसके अंदर न्यू सेक्शन लाए गए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जिसके अंदर TDS जो है वो 10% रख दिया गया बाय एनी पर्सन प्रोवाइडिंग बेनिफिट और प्री रिक्विजिट एक्सीडिंग 20,000 रुपीज इन अ ईयर टू अ रेजिडेंट।
सो याद रखना 20,000 से अगर ज़्यादा ऊपर जा कहीं किसी को भी पैसा मिल रहा है जो कि सैलरी वगैरह में नहीं आता तो 10% देना है। तो ये सब चीज़ें इतना काम का नहीं है, इसको इनफैक्ट आप अवॉइड भी कर सकते हो। ये सीए वगैरह का पेपर के लिए काम का रहता है शायद, हमारे लिए ज़्यादा काम का नहीं है इतनी नेटी ग्रेटी डिटेल्स। ओके, सो आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो नेक्स्ट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सो ये एग्रीमेंट बेसिकली किया जाता है बिटवीन टू कंट्रीज, जहाँ पे कंट्रीज एग्री करती हैं कि अगर लेट्स से कोई कंपनी ए है जो कि वर्क कर रही है किसी कंट्री वन के अंदर, तो उसे अपना जो टैक्स है वो दोनों में से किसी एक कंट्री के अंदर सेटल कर सकती है। दोनों जगह उसके ऊपर बराबर टैक्स नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गूगल है, तो गूगल का ऑफिस इंडिया के अंदर भी है और गूगल का जो मेन हेडक्वार्टर है वो यूएस के अंदर है। तो अगर गूगल अगर कोई पैसा कमाती है तो उसके ऊपर इंडिया में भी टैक्स उस पर लगे और फिर यूएस में भी टैक्स लगे। तो ये डबल टैक्सेशन जो है ये नहीं होना चाहिए, एक ही तरह का टैक्स लगना चाहिए कंपनी के ऊपर। उसके लिए डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट आया था और अभी देखा गया था तो इसके अंदर भी कुछ कंपनीज जो है वो हेरा फेरी कर रही थी, तो उसको रोकने के लिए अभी जो इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी है उसने एक जजमेंट पास किया था। तो ये जजमेंट क्या था, ये आईटैट ने बेसिकली ये बोला था कि गूगल इंडिया जो है आयरलैंड की एक यूनिट को पैसा दे रहा था इन द नेम ऑफ रॉयल्टी। तो आईटैट ने ये बोला ये रॉयल्टी नहीं कंसीडर होगी और इसलिए इसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स नहीं लागू होगा। तो यहाँ पे दो टर्म्स और नई आ गई हैं हमारे लिए, रॉयल्टी और विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है। सो रॉयल्टी कोई ऐसा पेमेंट होता है जो हम किसी ऐसे इंडिविजुअल को पे करते हैं जब हम उसके आईपीआर राइट जो वो यूज़ करते हैं। सो सपोज लेट्स से टार्जन द वंडर कार बनाई थी एक मूवी के अंदर, ठीक है। तो जिसने वो कार का डिज़ाइन बनाया था उसके पास उसके आईपीआर राइट्स हैं, आगे वो किसी कंपनी को वो आईपीआर राइट्स बेच देता है, तो उसके बदले में कंपनी जो है उसे रॉयल्टी प्रोवाइड करती है। यानी जितना भी प्रोडक्ट वो बेचती है उसके बदले में कुछ हिस्सेदारी आईपीआर राइट्स के बदले में उस ओनर को देती है आईपीआर राइट्स के, ठीक है। सो यहाँ पे ये बोला कि सिंस आप रॉयल्टी नहीं पे कर रहे हो इसलिए विद होल्डिंग टैक्स भी आपको नहीं देना। अब ये विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है? सो विद होल्डिंग टैक्स या इसको रिटेंशन टैक्स भी बोलते हैं। सो ऐसा एक ये ऑब्लिगेशन है टैक्स पेयर के ऊपर कि अगर आप कोई रेंट, कमीशन या फिर पेमेंट दे रहे हो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, तो वहाँ पे आप टैक्स को विदहोल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही होता है विद होल्डिंग टैक्स, कि अगर आपको लेट्स से रेंट वगैरह देना है तो उसके लिए आप टैक्स को विदहोल्ड कर सकते हो। सो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बेसिकली यही लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन पेमेंट कर रहा है, ठीक है, किसी नॉन रेजिडेंशियल अकाउंट के अंदर, तो वहाँ पे उसको टैक्स डिडक्ट करके ही देना है। तो ये चीज़ याद रखना कि टैक्स डिडक्ट करके ही किसी एनआरआई अकाउंट में पैसा भेजना है। तो इसीलिए ये गूगल इंडिया के ऊपर ये टैक्स देने को बात चल रहा था। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सो ये जो क्लासिफिकेशन है ये कहाँ मिलता है हमें? ये इनकम टैक्स लॉ के अंदर मिलता है और इसके अंदर ऐसे लोगों को जो कि इंडिया के अंदर 120 डेज से ज़्यादा रह रहे हैं लेकिन 182 डेज से लेस है, यानी 6 महीने से कम है बट 4 महीने से ज़्यादा है, ऐसे लोगों को ये स्टेटस दिया जाता है प्रोवाइडेड दे आर अर्निंग 15 lakhs और मोर फ्रॉम एसेट्स इन इंडिया। इसके अलावा उनके पास जो ईपीसीजी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन क्रेडिट गारंटी जो है, ऑथराइजेशन होल्डर है, तो उनको ये स्टेटस मिलता है और इनकम टैक्स के अंदर कुछ प्रोविजंस उनके लिए रहते हैं। ज़्यादा काम का नहीं है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। तो आई थिंक जो स्विस बैंक के अंदर इंडिया का जो ब्लैक मनी था, काला धन, जो बात हुई थी कि वापस आएगा और अभी तक उसका कोई स्टेटस नहीं है, वो बात अलग है। सो ये बेसिकली बोला गया है कि जितना भी स्विस बैंक के अंदर इंडियंस का जो पैसा पड़ा हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ शेयर किया जाएगा ऑन एनुअल बेसिस बाय द स्विट्जरलैंड अथॉरिटी। सो ये इस ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट के अंदर ही ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ये शेयर की जा रही है बाय स्विट्जरलैंड टू द इंडियन गवर्नमेंट। सो इतना ही था इसमें याद रखने लायक। सो विद दैट वी आर डन विद टुडेज पार्ट। आज इतना ही था। अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर, जो जीएसटी कंपेंसेशन से कलेक्ट किया जा रहा है तो स्टेट के शॉर्टफॉल्स के लिए उनको दिया जाएगा, वो एक्सटेंड हुआ है वो प्रोविजन? देखो अभी सिर्फ ये प्रोविजन आया है कि जो जीएसटी कंपनसेशन सेस था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है अगले 5 सालों के लिए, लेकिन वो स्टेट को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। इनफैक्ट इस पर क्लैरिटी थोड़ा बाद में आएगा।
सो अभी हमारे लिए भी इतनी ही इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, क्योंकि ये जब गवर्नमेंट फाइनली डिसाइड करेगी तभी जाके पता लगेगा। ओके सर।